नमस्कार प्यारे बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीर कॉन्सेप्ट पे। कैसे हो आप सब? उम्मीद व आशा करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है बच्चों का कि सर वास्तव में ही हमें आपका पढ़ाया हुआ अच्छे से माइंड में सेट हो रहा है और वही अपना टारगेट है कि आपको लिखवाया नहीं याद करवाया जाता है। तो उसी के तहत मैं आपके इस नए सेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ। एक पीछे की वीडियो में मेरे पीडीएफ फाइल में भी गलती हो रखी है और मैंने भी आपको गलती से बता दिया कि सिलिका जेल का कलर, एक बच्चे का कमेंट आया जब उसने वीडियो देखी, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, हालांकि उस वीडियो के नीचे मैंने पिन कर रखा है मैसेज कि सिलिका जेल जब फ्रेश होती है तो वो ब्लू कलर की आसमानी रंग की होती है और जैसे जैसे नमी को सोखेगी हल्के गुलाबी और फिर बिल्कुल सफेद हो जाएगी, तो उसे सही कर लेना। वो शायद चौथी क्लास के या पांचवी क्लास में आपको सिलिका जेल के बारे में बताया था। तो अब स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके। जय सरस्वती माँ। इस पूरे ट्रांसफॉर्मर की पीएनजी फाइल, टॉप 200 वन लाइनर क्वेश्चन और 150 प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन के लिए आप हमारी ऐप पे जाइए और वहां पर ये वाला पोर्शन और साथ में आपके कंप्लीट सिलेबस के मॉक टेस्ट के लिए आपको एक छोटी सी राशि पे करके ये मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए। 3500 इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की क्वेश्चन कवर करना, इसका मतलब अपने आप को 70 में से 40, 45 या 50 के दरबार पर खड़ा करना है। 1500 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के कवर में दे रहा हूं क्योंकि 500 इसमें और 1000 क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल वन लाइनर के तौर पर आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। वो 1500 क्वेश्चन आपके 10 में से 7 या 8 नंबर को स्टोर करेंगे। फिर 1500 क्वेश्चन हरियाणा जीके के और 1500 क्वेश्चन आपके इंडिया जीके के। हरियाणा जीके का तो क्वेश्चन 5 के 5 आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। इंडिया जीके के 2 से 3 क्वेश्चन आपके उन 1500 में से टारगेट अचीव होगा। और जो बच्चे मैथ करना चाहते हैं, रीजनिंग बहुत आसान आएगी, मैथ भी बहुत आसान आएगा, तो मैथ के लिए हमने हर रोज शाम को सही 7:30 बजे लाइव क्लास स्टार्ट कर रखी है। अगर इस एएलएम ऐसे या जेई के अलावा भी आपके एचएसएससी सीईटी मेंस का कोई भी एग्जाम है, आपके मान के चलो कोई अधिकारी लेवल की पोस्ट में आपका नाम आता है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके 15 नंबर का मैथ आएगा। और वो क्लास जो मैंने स्टार्ट कर रखी है, शायद 22 क्लास मैंने करा दी है, 15 में से एक क्वेश्चन में आपका गलत नहीं होने दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। बस आपको मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी वहां भी, जैसे आप यहाँ मेहनत कर रहे हो। आप मेरे को ध्यानपूर्वक सुन रहे हो और बच्चों को बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स है कि सर आपका पढ़ाया हुआ हमारे माइंड में बिल्कुल सेट हो रहा है। बस यही टारगेट है, लिखवाया नहीं याद करवाया जाएगा। 15 मिनट में क्विक रिवीजन लेंगे। ट्रांसफॉर्मर आपकी स्थैतिक युक्ति है, इसमें इसका मतलब कोई भी घूर्णित भाग नहीं है, इस वजह से इसमें घर्षण हानि बिल्कुल ना के बराबर होती है और ये कह सकते हैं इसकी दक्षता सबसे ज्यादा होती है, 95 से लेकर 98%। स्टेप अप वोल्टेज को बढ़ाना, स्टेप डाउन वोल्टेज को कम करना और डिपेंड करता है वाइंडिंग पे, टर्न की संख्या पे। आपको पता है कि एसी पे ऑपरेट होता है, डीसी पे नहीं, क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग जल सकती है। आपके सिद्धांत में अनन्य प्रेरण, सह प्रेरण, पार्श्विक प्रेरण या फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे ये काम करता है। प्राइमरी वाइंडिंग में आपकी ऐसी सप्लाई दी जाएगी, सेकेंडरी वाइंडिंग में आपका लोड कनेक्ट होगा। जब प्राइमरी वाइंडिंग को आप ऐसी सप्लाई देंगे तो फेराडे के नियम के तहत इस प्राइमरी वाइंडिंग में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनेगा और वो इसके खुद को ही काटने लग जाता है। उसको स्व प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, जिसके लेंस के नियम के साथ डिनोट करते हैं, जो माइनस के साइन से शो किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से सेकेंडरी में भी यही रहेगा और यहाँ भी माइनस के साइन से इंडिकेट किया जाएगा। अगर सेकेंडरी वाले वोल्टेज को प्राइमरी वाले वोल्टेज से डिवाइड कर दिया जाता है तो ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो के आता है। इसके अलग अलग मान आपने देखे थे, स्टेप अप में मोर देन 1, स्टेप डाउन में लेस देन 1 और आपका ऑटो ट्रांसफर में इज इक्वल टू 1 रहता है। फिर उसके बाद आपने देखा ट्रांसफॉर्मर की संरचना में वाइंडिंग, लेमिनेटेड कोर, कंटेनर और टर्मिनल। वाइंडिंग में आपको पता है कि सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को रिविट करके बनाया जाता है और कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, या आपने देखा होगा उसके फुल फॉर्म में उसी के सिलिकॉन की मात्रा को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें कोर में दो प्रकार की हानि होती है, एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस, और इन दोनों लॉसेस को दूर करने के लिए हम सिलिकॉन की मात्रा मिलाते हैं और इन पत्तियों को लेमिनेट करते हैं। सिलिकॉन की जो मात्रा रहती है वो 3.5 से लेकर 4.8% और जो लेमिनेट करते हैं उसकी मोटाई 0.35 से लेकर 0.5 mm रहती है। ये आपको मैंने बताया था। आपको पता है कि प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न डिपेंड करेगा कि कितनी आपको फ्लक्स इंड्यूस करनी है। सेकेंडरी वाइंडिंग में जो आपकी टर्न की वाइंडिंग की मोटाई बताएगी कि आपको कितनी धारा की जरूरत है। फिर आपको कंटेनर में देखना है, लेमिनेटेड कोर हो गया, ये आपको अच्छे से मैं बता ही चुका। अच्छा, फिर मैंने बताया कंटेनर में आपके तेल डाला जाता है जो विद्युत रोधन का काम करता है। टर्मिनल आपके किसके बने होते हैं? आपके पोर्सलिन या चीनी मिट्टी के बने होते हैं, जो आपके इस ट्रांसफार्मर को सप्लाई से संयोजित करेंगे, है ना, जोड़ देंगे। अच्छा, कार्य प्रणाली में आपको सब कुछ पता है, अनोन्य प्रेरण, सह प्रेरण, पार्श्विक प्रेरण और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनता है, वो सब आपने पढ़ा। लाभ में आपको पता है, पेपर में पूछा जाता है कि कोई भी घूर्णित भाग नहीं है, रख रखाव में कोई विशेष देख रेख करने की जरूरत नहीं है, दक्षता बहुत अच्छी है
और उच्च वोल्टा पे काम करता है। डीसी के कंपैरिजन में एसी पे जब ऑपरेट किया जाता है तो इसमें हानियां और इसकी पार्षण और वितरण बहुत आसानी से होता है। जब इनका वर्गीकरण किया तो वर्गीकरण में स्टेप अप स्टेप डाउन में बता चुका। स्टेप अप में प्राइमरी में टर्न कम होंगे, सेकेंडरी में ज्यादा होंगे। स्टेप डाउन में प्राइमरी में ज्यादा होंगे, सेकेंडरी में कम होंगे। इसका संयोजन ध्यान रखेंगे स्टार डेल्टा, इसका संयोजन ध्यान रखेंगे डेल्टा स्टार रहेगा। जहां पर टर्न ज्यादा हो वो डेल्टा को रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा मतलब शक्ति। आपको पता है स्टेप अप स्टेप डाउन में के का मान स्टेप डाउन में क्या रहेगा, लेस देन 1 रहेगा और स्टेप अप में मोर देन 1 रहेगा। कोर की संरचना के अनुसार सबसे अच्छा है वो वेरी टाइप का है, सेकंड नंबर में जो अच्छा है वो सेल टाइप का है, थर्ड नंबर में है वो कोर टाइप का है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए सेल टाइप में कौन सी हानि ज्यादा होती है, तो कोर बाहर की तरफ है तो लोहा हानि ज्यादा होगी ताम्र हानि के कंपैरिजन में, क्योंकि वाइंडिंग आपकी ताम्र की बनी होती है। कोर सेल टाइप में, कोर टाइप में आपको पता है कि वाइंडिंग बाहर की तरफ है तो कोर या बाइंडिंग बाहर की तरफ है तो ताम्र हानि ज्यादा होगी एज कंपेयर टू आपके लोहा हानि के। इसमें एक ही चुंबकीय पात है, परिपथ है, इसमें 2 चुंबकीय परिपथ है और सेंट्रल लिंब पे आपकी बाइंडिंग की होती है। फिर स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है कि आपका जो सेल टाइप का है उसमें आपके बीच वाले में रहेगा तो आपका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो ई आई टाइप का, एम टाइप का, टी और यू टाइप का रहेगा। ठीक उसी प्रकार से कोर वाले में स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, बाहर वाली कोर की तरफ होगी, लिंब बाहर की तरफ होंगे, उसी पे बाइंडिंग होगी तो यू और आई टाइप का और एल टाइप का रहेगा। उसके बाद मैंने इनका कंपैरिजन बढ़ाया, एक एक चीज को बहुत अच्छे से कवर करवा चुका था मैं। अच्छा, इसमें ध्यान रखेंगे अनेक चुंबकीय पाथ बनेंगे, इस वजह से दक्षता उच्च रहेगी, लीकेज के कोई चांसेस नहीं रहेंगे और लेकिन ये आइडियल तौर पर प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है और अपेक्षाकृत अपने आप शीतल हो जाता है। सिंगल फेज एसी सप्लाई पर ऑपरेट करता है, थ्री फेज आपकी थ्री फेज एसी सप्लाई पर ऑपरेट करता है। थ्री फेज में आपकी 3 ही प्राइमरी वाइंडिंग, 3 ही आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग रहेगी, क्योंकि आपको पता है इसी एक ही लिंब पर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को टर्न किया होता है। सिंगल फेज को आप घरेलू कामों में उपयोग करते हैं, जिसमें आपके ध्यान रखेंगे स्टेबलाइजर, वोल्टेज स्टेबलाइजर, रेडियो रिसीवर, टीवी रिसीवर और इन्वर्टर के तौर पर इसको प्रयोग किया जाता है। थ्री फेज आपका जो ट्रांसफार्मर है उसको स्टेप अप स्टेप डाउन, स्टेप अप जब आपको क्या करना हो पारेषण करना हो, स्टेप डाउन आपको जब वितरण करना हो, तो ये आपके काम रहे। आपने इनके लाभ देखे, आपने इनकी हानियां देखी और जो आपका थ्री फेज है उसी को हम पावर या डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसफार्मर के तौर पर प्रयोग करते हैं। आउटपुट क्षमता के अनुसार ऑटो ट्रांसफार्मर स्टेप अप और स्टेप डाउन, लेकिन ऑटो में खास बात क्या थी, एक ही वाइंडिंग थी, उसी को प्राइमरी के तौर पर, उसी के सेकेंडरी के तौर पर। स्टेप अप क्या रहेगा, स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर में आपकी प्राइमरी में कम टर्न, सेकेंडरी में ज्यादा रहेगी। स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर में प्राइमरी में टर्न की संख्या ज्यादा, सेकेंडरी में कम रहेगी। और इसके लाभ क्या है, एक ही वाइंडिंग है, दक्षता आपकी ज्यादा रहेगी क्योंकि लीकेज के चांसेस कम रहेंगे। वोल्टेज नियमित तौर पर मिलेगी, वोल्टेज को सेट करना आसान है, ये इसके बेनिफिट है। हानियां क्या है, एक ही वाइंडिंग होने की वजह से प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग अलग नहीं होती, इस वजह से काम करने वाले इंजीनियर को झटका लगने का खतरा रहता है। और इसका टॉर्क उच्च रहेगा, टॉर्क उच्च है, इस वजह से हमने इसका एक फायदा उठाया। इसको हम कहा यूज करेंगे, थ्री फेस मोटर के स्टार्टर के तौर पर प्रयोग करेंगे। वोल्टेज स्टेबलाइजर, वोल्टेज नियमताक और वोल्टेज बूस्टर के तौर पर इसका प्रयोग किया जाता है। आपके कार्य प्रणाली सिद्धांत में आपको ने देखा कि ये 2 सिद्धांत, एक तो आपका प्रेरकीय और दूसरे चालकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ये काम करता है और जो इसका ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो है वो वही है जो बाकी ट्रांसफॉर्मर का है। उसके बाद हमने देखा इंस्ट्रूमेंट में आपके सीटी रहेगा, करंट ट्रांसफॉर्मर करंट को मेजर करेगा। इसमें एमीटर लगाया जाता है आपके लोड की साइड, तो इसके सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन नहीं रखा जाता क्योंकि इंसुलेशन ब्रेक या जल जाने का खतरा रहता है। इसकी जो औकात है वो 0 से लेकर 5 एम्पियर तक मापने की है, यानी कि उच्च धारा को कैसे मापेगा, तो अनुपातिक स्केल में मापेगा। कैसा रहता है ये स्टेप अप प्रकार का है क्योंकि प्राइमरी में टर्न की संख्या कम है और सेकेंडरी में आपकी ज्यादा है। तो मैंने बताया था सीटी को कैसे याद करेंगे, सीटी की तेज आवाज तो स्टेप अप करेंगे। स्टेप डाउन ये रहेगा क्योंकि पीटी में पिटाई होती है तो स्टेप डाउन कर लेते हैं, तो प्राइमरी में टर्न की संख्या ज्यादा रहेगी, सेकेंडरी में कम रहेगी। वोल्टेज का जो परास होता है, वोल्टेज को मापने की वो औकात होती है 0 से लेकर 110 वोल्ट या 0 से लेकर आपकी 100 वोल्ट। तो ये भी उच्च वोल्टेज को मापता है, मापेगा कैसे, अनुपातिक स्केल में। ये सारा कुछ मैं आपको अच्छे से बता चुका था। इसके बाद हमने देखा जो पोटेंशियल में बस यही है मेन पॉइंट जो मैंने बताई थी आपको, व्यापारिक आधार पर पावर और डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें कोई खास पॉइंट नहीं था। आपको पता है कि जो पावर और डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन इनके बेस पर हमने फिर इनके पार्ट पढ़ना स्टार्ट करे। पार्ट में जो आपको मुख्य वाला था, वाइंडिंग अच्छे से पढ़ा चुका मैं सारी, कोर के बारे में अच्छे से बता चुका मैं। सिलिकॉन पत्तियों को रिवीट करके बनाया जाता है, उसमें सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जाती है और उसमें एक चीज और देखा था हमने कि जो हाई वोल्टेज लो वोल्टेज है उनको कुंडली के ऊपर से टर्न किया जाता है, उसका बेनिफिट ये रहता है कि लीकेज को नहीं होने देगा। फिर आपको मैंने बताया था कि जो कंटेनर है
ऑयल टैंक है उसमें ऑयल भरा जाएगा, उस ऑयल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, खनिज तेल और आपका कौन सा सिंथेटिक तेल। खनिज तेल जो है वो शोधन पेट्रोलियम के शोधन से, सिंथेटिक ऑयल है सह से क्या हो जाएगा, सह से सिलिकॉन और कैसे क्या हो जाएगा, कौन सा कार्बन, तो आप कहेंगे हाइड्रोकार्बन का प्रयोग करके बनाया जाता है। ये अपेक्षाकृत महंगा है, दक्षता अच्छी है, लेकिन ये वहां यूज किया जाएगा जहां पर बार बार बदलना ना पड़े, तो सुरंग प्रकार के ट्रांसफॉर्मर में इसका प्रयोग किया जाता है। ये इसके मोस्ट इंपोर्टेंट, उसमें ध्यान रखना ये आपके तेल के बहुत पेपर में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण आपके ट्रांसफॉर्मर ऑयल में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए या नहीं, एक पूछ लिया जाएगा। तो प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, उष्मा का प्रसारण क्या करना चाहिए, उष्मा का प्रसारण अच्छा चालक होना चाहिए, क्षमता कम होनी चाहिए, नमीरोधी होना चाहिए, ज्वलनशील 140 डिग्री और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होनी चाहिए, कितनी 30 से लेकर 40 केवी पर एमएम। उसके बाद हमने देखा कि ट्रांसफॉर्मर तेल के 4 परीक्षण है, क्षेत्र में जाएंगे ट्रैक्टर से, तो मैंने बोला क्रैकल नाम ये रखिए, और फिर क्या जांच करेंगे, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की जांच करेंगे, क्या बताएंगे, अम्लता परीक्षण बता देंगे। ये 4 प्रकार के आपके ट्रांसफॉर्मर के तेल के परीक्षण के प्रकार है। कंजर्वेटर जो आपके मेन टैंक के ऊपर लगता है, तेल के आदान प्रदान को सहायता करता है। इसी के साथ आपका ब्रीदर लगा होता है, ब्रीदर में आपकी क्या भरी जाती है, सिलिका जेल भरी जाती है, ब्रीदर में आपकी क्या भरी जाती है, सिलिका जेल, और या फिर बोल सकते हैं सिलिका जेल के साथ आपका क्या लगा होता है, कैल्शियम क्लोराइड लगा होता है, ठीक है, पत्थर के टुकड़े होते हैं। ये गलत लिख रखा है यहाँ, इसके बारे में बात कर रहा था वीडियो के स्टार्टिंग में। तो यहाँ लिखेंगे जब फ्रेश सिलिका जेल होती है तो उसका कलर कैसा होता है, उसका कलर आपका आसमानी नीले रंग का होता है, ठीक है, और जब वो नमी सोखेगी तो पहले हल्की आपकी ब्लू कलर की, गुलाबी से रंग की, और फिर बाद में बिल्कुल सफेद हो जाएगी, और जब सफेद हो जाएगी तो उसे बदल देना चाहिए, ठीक है। आपके तापमापी किस पे लगा होता है, तापमान आपके मुख्य टैंक पे लगा होता है, और ऑयल गैस किस पे लगा होता है, कंजर्वेटिव टैंक पे लगा होता है। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। आपका एक्सप्लोजन वेंट आपकी क्या रहेगी, प्रेशर रिलीज वाल्व के नाम से जानते हैं। जब आपका प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो इसका डायग्राम टूट जाएगा और बस ये आपके मेन टैंक और कंजर्वेटिव टैंक को बचा लेगी। ग्लूकोज रिले आपकी मुख्य सुरक्षा युक्ति में होती है, इसमें मरकरी के 2 फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं जो गैसीय दाब, जो ये मैं बोल रहा हूं ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, गैसीय दाब पर चलित युक्ति है। आपको ध्यान रखना है कि ये अलार्म के तौर पर काम करती है, इंटरनल फॉल्ट बताती है, पहले ही अलार्म बजाएगी, अगर फॉल्ट ज्यादा है तो आपका दूसरा सर्किट अपने आप इसको ट्रिपिंग करा देगा। पहला सर्किट क्या बताता है, अलार्म, दूसरा क्या करा देता है, ट्रिपिंग करा देता है। तो ये ब्रूकेज रिले थी। टैपिंग स्विच वोल्टेज को नियमित तौर पर, वोल्टेज को आपके डिस्ट्रीब्यूशन कस्टमर तक पहुंचाने के लिए आप टैपिंग स्विच करते हो, ऑन लोड और ऑफ लोड दोनों होती है। टैपिंग स्विच का अन्य नाम क्या है, टेप चेंजर के नाम से भी इसे जानते हैं, ठीक है। फिर आपने देखा बुशिंग आपकी किसके बनी होती है, पोर्सलेन या चीनी मिट्टी की बनी होती है। ये वाली हाई वोल्टेज की साइड और ये वाली लो वोल्टेज के साइड रहेगी। जो आपके 33 केवी से उच्च वोल्टेज के हैं तो उसमें बुशिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, ताकि इस मेन बॉडी में करंट ना आए। तो किसकी बनाएंगे, जहां पर आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उच्च हो। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसका ऊंचा है, आपके तेल का है, ट्रांसफॉर्मर के, तो तेल के साथ मिलाकर बनाते हैं तो तेल बुशिंग। और जब कम वोल्टेज पे हो, 33 केवी 33,000 से कम वोल्टेज की है तो उसमें ठोस बुशिंग का हम प्रयोग करते हैं। ऑयल इनलेट वोल्व, ऑयल आइलेट वाल्व, इस सब के बारे में अच्छे से जानते हो। आपको स्थापना के आधार पर इंडोर आउटडोर है ना, इंडोर और आउटडोर देखे, इसमें कोई विशेष पॉइंट नहीं था। फिर उसके बाद जो आपका पॉइंट आया था वो था ट्रांसफॉर्मर शीतलन प्रणाली। 3 प्रकार से शीतलन करते हैं हम, प्राकृतिक वायु के द्वारा, प्राकृतिक तेल के द्वारा और आपके किसके द्वारा, आपके जल के द्वारा। ये 3 प्रकार के, उसमें भी कभी कभार फोर्सफुली। ये फुल फॉर्म आपको मैंने बता दी थी कि देखते ही वहां पेपर में ध्यान आ जाएगा, कोई इसमें इतना बड़ा इशू है नहीं। डायग्राम के साथ हम आपको बहुत अच्छे से इनको बता चुका हूं, ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो आपको समझ में ना आई हो। यहां से हमने पिछली क्लास स्टार्ट करी थी विद्युत वाहक बल समीकरण, जिसका फॉर्मूला क्या रहेगा, आंखें बंद करके एक मेरे साथ बोलो, E इज इक्वल टू 4.44 मल्टीप्लाई में 5m फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ टर्न। लेकिन 5m की जगह कभी कभार क्या रहेगा, फ्लक्स घनत्व किस पे डिपेंड करता है, फ्लक्स आपकी किस पे डिपेंड करती है, फ्लक्स घनत्व इनटू एरिया, यानी कि 5 की जगह b और a भी हम लिख सकते हैं। ये थी आपकी विद्युत वाहक बल समीकरण। और फिर इसमें हमने ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो k का मान निकाला। k इज इक्वल टू क्या होता है, k इज इक्वल टू होता है क्या, ES डिवाइड बाई E T, यानी कि सेकेंडरी वोल्टेज डिवाइड बाय प्राइमरी वोल्टेज। इसी के सेंस में 3 हमें याद रखने थे, सेकेंडरी टर्न डिवाइड बाय प्राइमरी टर्न और सेकेंडरी इंपीडेंस डिवाइड बाय प्राइमरी इंपीडेंस, लेकिन रूट अंडर ZS डिवाइड बाय ZP। और करंट को सीधे याद रखना है कि यानी कि IP डिवाइड बाय IS। ये ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो के था। फिर इसके बेस पे मैं कुछ आपको न्यूमेरिकल भी करवा चुका। अब आज की इस क्लास में हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है ट्रांसफॉर्मर क्या ट्रांसफॉर्मर में जो आपके होते हैं संयोजन, उनके बारे में। 3 फेज संयोजन आपको पढ़ने हैं। तो यहां तक था आपका क्विक रिवीजन, और आज रिवीजन करने में अपने को मोटा मोटा मान के चलो
क्योंकि 1 मिनट में तो स्टार्टिंग में हम वही बताते हैं जो आपको कोर्स में दिया जा रहा है। जो 12 या 13 मिनट लगे उतना ही टाइम आपको, ये 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा। ये रिवीजन मैं तब तक कराता रहूंगा जब तक अपना चैप्टर पूरा नहीं हो जाए। ये सिर्फ इस चैप्टर का रिवीजन नहीं होगा, सारी की सारी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में आपको ऐसे ही कराऊंगा। अगला जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो ऐसे ही रहेंगे। जब आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो सारी स्लाइड यहाँ बोर्ड पे लगा के 2 के 2 चैप्टर को मैं आधे घंटे में ऐसे रिवाइज कराऊंगा। 3 चैप्टर हो जाएंगे तो ठीक उसी प्रकार से 3 चैप्टर में तो 15-15-15 45 मिनट में तीनों चैप्टर रिवाइज। 4 चैप्टर हो जाएंगे तो 1 घंटे में सारे के सारे ऐसे चैप्टर आपको कराए जाएंगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। जो मेरी तरफ से मैं आपको कर दे सकता हूँ वो है यहाँ खड़े होकर आपको पढ़ाना। ठीक है, ये जो कुछ बच्चे बोलते हैं सर आप तो कह रहे थे कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, भाई फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। अगर तुम्हारे अंदर इतना पोटेंशियल है कि भाई तुम लिख सकते हो तो लिख लीजिए, नहीं तो इन चीजों को एग्जाम टाइम में रिवाइज करना हो और वन लाइनर क्वेश्चन वो प्रीवियस ईयर के जो 150 क्वेश्चन है उनको लगाने के लिए आपको बहुत नॉमिनल चार्ज लिया जा रहा है, वो आप पे करके और कनेक्ट हो सकते हो हमसे। ठीक है, अच्छा एक बार संयोजन पे नजर दौड़ाते हैं। संयोजन में मैं 2-3 बातें बताऊंगा, एक एक्स्ट्रा पेज लेके, वो आपको बहुत ध्यान से देखनी है। ठीक है, लेकिन पहले संयोजन के नाम याद कर लेते हैं और क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। कौन से संयोजन पढ़ने हैं हमें? हमें पढ़ने हैं 3 फेज परिणामीतर के संयोजन, वाइंडिंग के संयोजन पढ़ने हैं कि भाई वाइंडिंग में किस किस प्रकार से आप लगाइए। वाइंडिंग के कौन कौन से संयोजन हो सकते हैं? तो आपने मेनली तो अब तक 2 नाम सुने, कौन कौन से? स्टार और डेल्टा। तो इस स्टार और डेल्टा से पहले बनाते हैं। तो प्राइमरी संयोजन कैसे? प्राइमरी वाइंडिंग का, सेकेंडरी वाइंडिंग का, 2 प्रकार की वाइंडिंग अपनी। अगर प्राइमरी साइड आपका स्टार संयोजन, स्टार कैसे बनता है सबको पता होगा, ये स्टार की शेप है ना, ये स्टार की शेप होगी, ये सबको पता है, ये स्टार की शेप होगी। डेल्टा कैसे होता है सर? डेल्टा में त्रिभुज का आकार, ये डेल्टा शेप होगी भाई। ठीक है, ये डेल्टा शेप होगी, ऐसे ये डेल्टा शेप होगी, ये डेल्टा संयोजन होता है। तो 2 प्रकार के संयोजन के नाम आपने सुना है। एक तो कौन सी साइड रहेगा? प्राइमरी, और दूसरी रहेगा सेकेंडरी साइड। अगर प्राइमरी में स्टार है और सेकेंडरी में स्टार है तो उसको बोलते हैं स्टार स्टार संयोजन। ये देखो मैंने डायग्राम के साथ आपको दिखा रखे हैं। प्राइमरी में भी संयोजन, ये ट्रांसफार्मर के कोर का साइन आ गया, और सेकेंडरी में भी आपका क्या है? स्टार संयोजन है। तो इस प्रकार के संयोजन को क्या बोला जाएगा? स्टार स्टार संयोजन बोला जाएगा। अगर प्राइमरी में आपका क्या बन जाए, चेंज हो गया, यहाँ मैं उसी पे आता हूं क्योंकि इसमें तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, इसी में देखते हैं फिर उनको बताएंगे। अगर आपके दोनों प्राइमरी में डेल्टा और सेकेंडरी में भी डेल्टा हो तो उस संयोजन को बोला जाएगा डेल्टा डेल्टा संयोजन। अगर आपके प्राइमरी में स्टार और सेकेंडरी में डेल्टा हो तो उसे बोला जाएगा स्टार डेल्टा संयोजन। और अगर आपके प्राइमरी में डेल्टा और सेकेंडरी में स्टार हो तो उसको बोला जाएगा डेल्टा स्टार संयोजन। बहुत ही सिंपल सी बात है, ये तो बात आपको आती होगी। फिर आप देखेंगे प्राइमरी में आपका स्टार हो और सेकेंडरी में आपका इंटर स्टार हो। इंटर स्टार मतलब स्टार के साथ कुछ एक्स्ट्रा बाइंडिंग आप करते हो, और कहां करते हो? जहां पर अर्थिंग करना मुश्किल हो तब उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्टार इंटर स्टार। और अगर आपका प्राइमरी में स्टार की जगह डेल्टा आ जाए तो उसको बोला जाएगा डेल्टा इंटर स्टार। तो जैसे स्टार्टिंग के 4 थे, जैसे स्टार्टिंग के 4 हम पढ़ेंगे ना, उन चारों को एक साथ लिंक करके पढ़ेंगे, एक साथ लिंक करके पढ़ेंगे, क्योंकि मेरे को याद भी तो कराने ना आपको। स्टार स्टार डेल्टा डेल्टा स्टार डेल्टा डेल्टा स्टार। तो ठीक उसी प्रकार से इन 2 को हम एक साथ इकट्ठा पढ़ेंगे। कौन सा? प्राइमरी में अगर स्टार हो, सेकेंडरी में इंटर स्टार हो, फिर प्राइमरी में आपका डेल्टा हो, सेकेंडरी में आपका इंटर स्टार हो। तो आपको ध्यान रखना है सेकेंडरी बाइंडिंग में इंटर स्टार्ट। एक क्वेश्चन तो यही आ जाता है पेपर में कभी कभार कि 3 फेज है ना परिणामीतर में इंटर स्टार बाइंडिंग किस साइड होगी? प्राइमरी साइड, सेकेंडरी साइड, प्राइमरी सेकेंडरी साइड दोनों जगह कर सकते हैं, दोनों जगह नहीं कर सकते। तो ध्यान रखेंगे इंटर स्टार की जो बाइंडिंग है वो हमेशा किस साइड रहेगी? वो आपकी सेकेंडरी साइड रहेगी, क्योंकि ये प्राइमरी साइड है। फिर आपका जो डेल्टा डेल्टा संयोजन है उसमें आपकी ऊपर वाली लाइन को काट दिया जाता है। देखो कैसा रहेगा, डेल्टा संयोजन कुछ ऐसे त्रिभुज के तौर पर बनता है, ये आपका डेल्टा संयोजन है। या फिर इसको अगर मैं ऐसे बना दूं तो भी तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका कौन सा संयोजन है? डेल्टा संयोजन। अगर मैं ये ऊपर वाली ये लाइन काट दूं यहां से, है ना, मैं इरेजर से ही करता हूं, अगर मैं ऊपर वाली लाइन ये ए ऊपर वाली लाइन काट दूं तो बताइए, अब बताइए ये क्या दिख रहा है आपको? आपको दिखेगा वीवी। तो यही आपका कौन सा संयोजन है? वीवी संयोजन है। ठीक उसी प्रकार से डेल्टा संयोजित टर्सियर वाइंडिंग। टर्सियर वाइंडिंग कब करते हैं? जब 2 ट्रांसफार्मर के बीच में आप एक और वाइंडिंग लगा देते हैं तो वो आपकी टर्सियर वाइंडिंग बन जाती है, और एक आपका स्टोक या टीटी संयोजन। कुल मिलाकर ये टोटल कितने हैं? कुल मिलाकर आपके ये टोटल कितने संयोजन हो जाते हैं? 9 संयोजन है, जिसमें से 3 फेज में हम पढ़ेंगे। ये पहला पेज 4 का, फिर 2 का, और फिर ये 3 का। 3 फेज में हमें इसको कंप्लीट कर लेना है। बहुत आसान है, आने वाली 1 घंटे के अंदर आपकी ये माइंड में अच्छे से सेट हो गई, ये मेरा आपसे कैसे प्रॉमिस है। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे मैं उस पर भी आपका पूर्णतः ध्यान आकर्षित करूंगा। ठीक है, अब सुनो,
इन संयोजन में देखो, जब एक आपका आता है कला फेज नाम का चैप्टर, वो मैंने कराया नहीं अब तक, कराऊंगा आगे। तो उसमें पता है क्या होता है, सिंगल फेज और थ्री फेज, ये दो प्रकार के आपके फेज के कनेक्शन होते हैं। सिंगल फेज मतलब सिंगल फेज एसी सप्लाई या डीसी सप्लाई जो भी आपको लेनी है। थ्री फेज मतलब उसमें तीन फेज आर बाई बी के तौर पर आपको सप्लाई लेनी है। उसमें ना वैसे तो चार शब्द होते हैं, लाइन वोल्टेज, लाइन करंट, फेज वोल्टेज, फेज करंट, ये चार शब्द होते हैं। लेकिन हम कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मर, और ट्रांसफॉर्मर में हमें करंट से कोई मतलब नहीं है। ट्रांसफॉर्मर मतलब वोल्टेज, वोल्टेज स्टेप अप या वोल्टेज स्टेप डाउन, तो हमें धारा से फिलहाल कोई मतलब नहीं है। आप कहोगे सर आपने क्यों बताया था वोल्टेज बढ़ेगा धारा का मान कम हो जाएगा, वो पावर को नियत करने के लिए होता है, क्योंकि पावर इज इक्वल टू वी आई होता है, वी आई पी। तो वोल्टेज बढ़ेगी धारा कम हो जाएगी, वो बस मैंने एक बार जिक्र किया था, और बाकी मैंने कहीं भी धारा का कोई जिक्र नहीं किया, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर मतलब वोल्टेज होता है। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जब आपका ट्रांसफॉर्मर है तो उसमें अगर आपको फेज को बताना हो ना, तो सिर्फ हम वोल्टेज को याद रखेंगे। कौन कौन से शब्द ध्यान रखेंगे मेरे साथ एक बार देखिए आप। अगर मान के चलो प्राइमरी वाइंडिंग होगी, प्राइमरी वाइंडिंग होगी तो वहां कौन कौन सी वोल्टेज हो सकती है सर, एक तो वहां लाइन वोल्टेज हो सकती है, और सर एक वहां फेज वोल्टेज हो सकती है। क्या हो सकती है, फेज वोल्टेज। तो दो तो ये शब्द ध्यान रखने हैं, और दो ये सेम के सेम आपके सेकेंडरी वाइंडिंग में आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन से सर, सर सेकेंडरी वाइंडिंग में आपकी लाइन वोल्टेज होगी, और सेकेंडरी वाइंडिंग में जिस प्रकार से प्राइमरी में आपकी फेज वोल्टेज थी, तो सेकेंडरी में भी आपकी क्या रहेगी, फेज वोल्टेज रहेगी। क्या रहेगी, फेज वोल्टेज रहेगी। बोलो क्या ये शब्द याद हो जाएंगे। सर ये है क्या, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज है क्या, तो सुनो। लाइन वोल्टेज जो होता है ना, लाइन वोल्टेज जो होता है वो ध्यान से सुनना, एक शब्द में ध्यान हो जाएगा। लाइन वोल्टेज है ना, वो एक लाइन प्लस में एक न्यूट्रल वायर के बीच में को रिप्रेजेंट करता है। एक लाइन, कोई भी एक लाइन हो गई, कोई भी एक वायर हो गई, और न्यूट्रल वायर जिसमें आप अर्थिंग करते हो, ऐसे समझ लीजिए। उन दोनों के बीच में जो वोल्टेज है उसे लाइन वोल्टेज कहते हैं, ध्यान रहेगा। और जो फेज वोल्टेज है वो दो लाइन के बीच में, कितनी लाइन के बीच में, दो लाइन के बीच में जो वोल्टेज है उसे फेज वोल्टेज कहते हैं। बताओ ये बात दोनों को ध्यान रह जाएगी। लाइन वोल्टेज मतलब एक लाइन और एक न्यूट्रल वायर के बीच की वोल्टेज को लाइन वोल्टेज कहते हैं। लाइन में बह रहे करंट, तो एक ही लाइन को रिप्रेजेंट किया जाएगा, और जब भी एक लाइन होगी तो उसको न्यूट्रल तो करना ही पड़ेगा। लाइन मतलब, लाइन करंट मतलब एक लाइन में बह रहा करंट, और वोल्टेज मतलब एक लाइन में जा रहा वोल्टेज। तो एक लाइन में जा रहे वोल्टेज को हम क्या कहेंगे, एक लाइन में बह रही वोल्टेज को लाइन वोल्टेज कहा जाता है। लेकिन इकलौती कोई चीज नहीं होगी, उसको न्यूट्रल तो करना पड़ेगा। तब मैंने बोला एक लाइन और एक न्यूट्रल वायर के बीच में जो वोल्टेज जा रही है उसे हम क्या कहेंगे, लाइन वोल्टेज कहेंगे। और दो लाइनों के बीच में वोल्टेज जा रही है उसे हम फेज वोल्टेज कहेंगे। क्या कहेंगे, फेज वोल्टेज कहेंगे। लेकिन सच बताऊं, इनका वैसे ही बता रहा हूं क्योंकि तुमको पता तो होना चाहिए लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज है क्या। लेकिन इससे यहां कोई लिंक नहीं है उनका, इनकी तो हमें वैल्यू डायरेक्ट याद करनी है, और मैं कराऊंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। प्राइमरी में जो लाइन वोल्टेज होगा एक बार फिर से सुन लीजिए, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको लाइन वोल्टेज को VL से सेकेंडरी में, ठीक उसी प्रकार से सेकेंडरी में ऐसे डिनोट कर दिया जाएगा। तो ना मैं ये लिखूंगा तो बड़ी कंफ्यूजन होगी। अगर मैं देखो ऐसे लिखूंगा कि प्राइमरी में कोई लाइन वोल्टेज है वो VL है, प्राइमरी साइड है, फिर मैं ऐसे PW लिखूं, तो ये तो समस्या ही हो गई। तो अब हमें बस सीधा ही लिख लेंगे, प्राइमरी में कोई लाइन वोल्टेज होगा तो ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे लिख दूंगा मैं उसको, देखो अगले पेज पे लिख रखा है, ऐसे लिख दूंगा, प्राइमरी लाइन वोल्टेज, प्राइमरी फेज वोल्टेज, सेकेंडरी फेज वोल्टेज, सेकेंडरी लाइन वोल्टेज। मतलब ये VL PL को बस आपको मैंने बता दिया और साइड में कर दिया, क्योंकि फिर कंफ्यूजन होगी प्राइमरी वाला कौन सा है, सेकेंडरी वाला कौन सा है। तो इसके आगे नाम ही लगा दिया मैंने, प्राइमरी लाइन वोल्टेज और प्राइमरी फेज वोल्टेज, फिर सेकेंडरी फेज वोल्टेज, सेकेंडरी लाइन वोल्टेज, ऐसे नाम ही लगा दिया। आपको सर ये टेढ़ा क्यों लिख रखा है, क्योंकि फेज को बताना यहाँ पहले जरूर, दोनों फेज को इकट्ठा बताऊंगा तो ताकि आपको याद हो जाएगा। बताओ यहां तक क्लियर है क्या सॉरी, फिर से सुनिए। लाइन वोल्टेज मतलब एक लाइन में बह रहा वोल्टेज, लेकिन लाइन के साथ क्या आएगा, न्यूट्रल वायर। तो लाइन वोल्टेज क्या रहेगी, एक लाइन है ना, एक वायर और एक न्यूट्रल के बीच में बह रही वोल्टेज को हम क्या कहते हैं, लाइन वोल्टेज कहते हैं। लाइन मतलब एक वायर। अच्छा, आपकी फेज वोल्टेज क्या रहेगी, फेज वोल्टेज दो वायर या दो लाइनों के बीच में बह रही वोल्टेज को आप फेज वोल्टेज कहते हैं। इतना क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब सुनिए, जो अब ये तो बहुत ही सिंपल से बात थी, इसको मेरे ख्याल से सब बच्चे जानते भी होंगे। एक ही बात ध्यान, एक जो मैं लिख रहा हूं वो ध्यान रखना। क्या मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपका स्टार नाम का शब्द मिल जाए, स्टार क्या है, वाइंडिंग का एक करने का तरीका है।
स्टार बना के बाइंडिंग को करना, और डेल्टा मतलब त्रिभुज के आकार पे बना के करना। ठीक है, अगर आपको स्टार मिल जाए, ये स्टार वाला शब्द जहां भी संयोजन में मिल जाए, 4 प्रकार के संयोजन हमें देखने, उसमें स्टार शब्द मिल जाए, तो वहां पर फेज वोल्टेज, क्या बोलेंगे, फेज वोल्टेज, फेज वोल्टेज, हिंदी में कोई विशेष कोई अलग नहीं हो जाएगा, ठीक है, मैंने लिखा भी आगे, लेकिन फेज को फेज ही लिखा जाएगा। ठीक है, अच्छा, फेज वोल्टेज को हम किससे डिनोट करते हैं, हम डिनोट करते हैं वीपी से, ये फेज वोल्टेज हो गया। अब यहाँ प्राइमरी सेकेंडरी का कोई जिक्र नहीं किया मैंने, वो फेज वोल्टेज है ना, हमेशा बराबर होगा किसके, लाइन वोल्टेज को, लाइन वोल्टेज को किससे डिवाइड करके, लाइन वोल्टेज को डिवाइड करके किसे, √3 से, किससे, √3 से। अगर यही वह चैप्टर करा रहा होता ना आपकी कला फेस वो वाला, तो मैं तुमको समझाता भी कि भाई ये आपका स्टार वाला कनेक्शन बना है ऐसे, और जब यहां से ये न्यूट्रल वायर होगा तो यहां से लाइन करंट आएगा, है ना, लेकिन लाइन करंट जो आएगा, लाइन करंट क्या होता है, एक लाइन और एक न्यूट्रल वायर के, तो ये जो करंट आएगा वो इतना मेजर कर लेंगे, इसके बीच में मापना होगा तो इन दोनों के बीच में माप लेंगे, इसके बीच में मापना होगा तो इसको नीचे करके ऐसे न्यूट्रल वायर इन दोनों के बीच में माप लेंगे, तो लाइन करंट आपका सेम रहेगा। लेकिन फेज जब आएगा तो फेज क्या होता है, दो आपके वायरों के, दो लाइनों के बीच का वोल्टेज, फेज वोल्टेज मतलब इस लाइन और इस लाइन के बीच में मापेंगे, तो बीच में मापेंगे तो वो सारा करंट तो इधर आएगा नहीं, है ना, सारा वोल्टेज तो इधर नहीं आएगा, वो वोल्टेज कुछ इधर भी चला जाएगा। इस वजह से हम किससे डिवाइड करते हैं, √3 से डिवाइड करते हैं, जिसको मैं बहुत अच्छे से डिटेल से आपको एक्सप्लेन करूंगा, कहां, कौन से चैप्टर में, मैं करूंगा आपको उस चैप्टर में जिसका नाम ही है कला फेज, फेज को डिवाइड करना। लेकिन यहां तो अपने को इतना नहीं पढ़ना, अपने को तो सिर्फ ट्रांसफॉर्मर के ये संयोजन देखने हैं। तो इतना तो तुम याद कर लोगे कि आपका स्टार नाम का कोई शब्द मिला, कौन से नाम का शब्द मिला, स्टार नाम का शब्द मिला, तो हम उसमें ध्यान रखेंगे कि जो आपका फेज वोल्टेज है वो लाइन कैसे प्राप्त होगा, सर वो लाइन वोल्टेज को √3 से डिवाइड करके प्राप्त होगा। बोलो क्लियर है। अच्छा, अपोजिट कर दूं, अगर आपको स्टार वाले कनेक्शन में ही लाइन वोल्टेज निकालना हो, क्या निकालना हो, लाइन वोल्टेज निकालना हो, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है सर, आप वैसे लिख रहे हो, √3 यहां डिवाइड कर रहा है, आगे जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि हम लिख सकते हैं √3 इंटू में फेज वोल्टेज, क्या बोल सकते हैं, फेज वोल्टेज बोल सकते हैं। फेज वोल्टेज को किससे, वीपी से, लाइन वोल्टेज को किससे, वीएल से डिनोट करते हैं, क्या लिख देंगे, फेज वोल्टेज लिख देंगे। बताइए क्या ये बात तुमको समझ में आई क्या, बता दो क्या ये तुमको बात समझ में आ गई, क्या इसमें कोई ऐसी चीज है जो तुमको समझ में नहीं आई, सच बताना। और मेरे ख्याल से इसको इतना पढ़ना भी मुश्किल नहीं होगा, मैं चाहता तो इसको पूरा एक्सप्लेन करता, लेकिन भाई यहाँ एक्स्ट्रा से कम 1 घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा लग जाता, जो अपना वेस्टेज ऑफ टाइम होता है, क्योंकि वो चैप्टर अपने को करना ही है, तो हम वहां करेंगे। अच्छा, स्टार वाली कहानी खत्म हुई, जब आपको मिल जाए डेल्टा शब्द, क्या शब्द मिल जाए, डेल्टा शब्द मिल जाए, संयोजन में कौन सा शब्द मिल जाए, डेल्टा, इसमें सोचना ही नहीं है, इसमें सोचना ही नहीं है, कैसे, क्यों नहीं सोचना सर, क्योंकि इसमें फेज वोल्टेज बराबर होता है किसके, फेज वोल्टेज बराबर होता है लाइन वोल्टेज के, फेज वोल्टेज किसके बराबर होता है, लाइन वोल्टेज के बराबर होता है, तो इसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, बस इसको सीधा ही ध्यान रख लेंगे कि फेज वोल्टेज आपका बराबर होता है लाइन वोल्टेज के, किसके बराबर होता है, लाइन वोल्टेज के। हम बोल सकते हैं कि फेज वोल्टेज बराबर है किसके, लाइन वोल्टेज के, या फिर हम बोल सकते हैं कि लाइन वोल्टेज बराबर है किसके, फेज वोल्टेज के, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। याद कौन सा रखना है सर, ऊपर वाला, याद कौन सा रखना है, ऊपर वाला याद रखना है, जिसमें आपको विशेष करके एक ही ये दूसरे वाला तो याद ही नहीं करना, पहले वाला याद कर लेंगे, बस इतने से मैं काम चला दूंगा आपका। ये बताइए फेज वोल्टेज रेड में लिखा है वही याद रखेंगे, फेज वोल्टेज बराबर क्या रहेगा, लाइन वोल्टेज डिवाइड में √3, क्योंकि स्टार में जो लाइन में जो करंट आएगा वो 3 अलग अलग वाइंडिंग में घूम जाएगा, इस वजह से हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, अगर तुमको ये याद है तो यकीन मानिए आगे के 4 संयोजन खत्म हो चुके। कैसे, आइए अब स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। अगर पहला संयोजन है स्टार स्टार संयोजन, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग में स्टार होगा और सेकेंडरी वाइंडिंग में भी स्टार होगा। अच्छा, प्राइमरी वाइंडिंग में आ रहे लाइन वोल्टेज को हम किससे डिनोट कर देंगे, VL से डिनोट कर देंगे। प्राइमरी वाइंडिंग में आ रहे वोल्टेज को हम किससे डिनोट कर देंगे, VL से डिनोट कर देंगे। प्राइमरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज आएगा उसको हमको किसने से डिनोट कर देना है, VL से डिनोट कर देना है, ठीक है। कौन सा संयोजन है, स्टार संयोजन है, कौन सा संयोजन है, स्टार। प्राइमरी वाइंडिंग में चारों के चारों में हम ऐसे बोलेंगे, प्राइमरी वाइंडिंग में आ रही लाइन वोल्टेज को हम किससे डिनोट कर देंगे, पहले वाले में कोई छेड़खानी नहीं करनी है, VL से डिनोट करेंगे। प्राइमरी वाइंडिंग में आ रहे वोल्टेज को हम किससे डिनोट करेंगे, VL से डिनोट करेंगे। प्राइमरी वाइंडिंग में आ रहे वोल्टेज को हम किससे डिनोट करेंगे, VL से डिनोट करेंगे। प्राइमरी वाइंडिंग में आ रहे वोल्टेज को हम किससे डिनोट करेंगे, VL से डिनोट करेंगे। बताइए ये बात क्लियर होगी क्या, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है।
अच्छा, स्टार संयोजन है, अभी बता के आया हूं। अगर स्टार संयोजन में तुमको फेज वोल्टेज निकालना हो, फेज वोल्टेज निकालना हो, तो लाइन वोल्टेज को किससे डिवाइड करेंगे? √3 से डिवाइड करेंगे। और कल जो मैंने न्यूमेरिकल कराया था वो इसी के बेस पे कराया। बताओ तुमको याद है? बोलिए तुमको याद है कि नहीं है ये बात? मैंने क्या कहा? प्राइमरी में आ रही लाइन वोल्टेज को VL से डिनोट करेंगे। और स्टार कनेक्शन है, कौन सा कनेक्शन है? स्टार। प्राइमरी में ही चल रहे हैं हम, देखो प्राइमरी 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 हो चाहे सेकेंडरी हो, स्टार वाले में स्टार शब्द मिल गया तो इसका मतलब लाइन फेज वोल्टेज निकालने के लिए लाइन वोल्टेज को हम √3 से डिवाइड करेंगे, √3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब आ जाइए आगे सुनिए। यहां अपना स्टार से हम किस में जाएंगे? प्राइमरी से हम किस में जाएंगे? सेकेंडरी वाइंडिंग में जाएंगे। प्राइमरी से सेकेंडरी में जाएंगे, लेकिन यहाँ बीच में कौन बैठा है? बीच में बैठे हैं भाई साहब के। वो कहेगा भाई मेरे को इग्नोर क्यों कर रहे हो, है ना? बीच में कौन बैठा है? बीच में बैठा है यहाँ के, ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो के बैठा है। वो कहेगा कि भाई इतनी क्या मलाल तुम्हारी कि भाई तुम मेरे को इग्नोर करके चले जाओगे। ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो के यहाँ बैठा है, और ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो किससे निकाला जाता है? सेकेंडरी डिवाइड बाय प्राइमरी, ऐसे निकाला जाता है। अब बताइए, जब प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ जाएंगे तो किसकी मल्टीप्लाई होगी? अनुपातिक स्केल से ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो के की मल्टीप्लाई होगी, के की मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। अच्छा, फेज वोल्टेज जो होता है ना, फेज वोल्टेज, प्राइमरी का जो फेज वोल्टेज है उससे अगर तुमको सेकेंडरी के फेज वोल्टेज में जाना हो, बस एक ही बात से खत्म हो जाएगा फेज वोल्टेज सारा। यहां तो निकालना है, हमें देखना है कि भी संयोजन कौन सा है, स्टार है या डेल्टा है, स्टार है या डेल्टा है। स्टार में फेज वोल्टेज कैसा निकाला जाता है? लाइन वोल्टेज को √3 से भाग करना। जब प्राइमरी फेज वोल्टेज से सेकेंडरी फेज वोल्टेज में जाओ तो हमेशा प्राइमरी वाले फेज वोल्टेज को के से मल्टीप्लाई करें। के से यहां से भी इस साइड क्रॉस कर रहे हैं तो किससे मल्टीप्लाई करनी है? के से। यानी कि ये जो है फेज वोल्टेज निकाल रहे हैं, फेज वोल्टेज का मान क्या है वहां? सर VL डिवाइड बाय √3 है, उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? उसको ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो के से मल्टीप्लाई कर देंगे। बताइए क्या तुम्हारा प्राइमरी फेज वोल्टेज और सेकेंडरी फेज वोल्टेज क्लियर हुआ क्या? बताइए क्या तुम्हारा प्राइमरी फेज वोल्टेज और सेकेंडरी फेज वोल्टेज क्लियर हुआ? सर बिल्कुल क्लियर हो गया। समझ में आ गई ये बात? एक बार फिर से सुनिए। प्राइमरी लाइन वोल्टेज हर वाले संयोजन में VL से, फेज को निकालना है तो स्टार वाले में फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज को किससे डिवाइड करके आएगा? √3 से डिवाइड करके आएगा। किससे आएगा? √3 से डिवाइड करके आएगा। प्राइमरी फेज वोल्टेज से सेकेंडरी फेज वोल्टेज में जाओ तो ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करना है तुमको, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करना है तुमको। किससे? ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो के से मल्टीप्लाई करना है, ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो के से मल्टीप्लाई करना है। तो ये प्राइमरी फेज वोल्टेज था, इससे गए तो सेकेंडरी फेज वोल्टेज में जाते टाइम किससे मल्टीप्लाई कर दिया? ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो के से मल्टीप्लाई। हर बार मैं यही करूंगा, प्राइमरी फेज वोल्टेज से सेकेंडरी फेज, यहां जो भी मान आएगा, यहां पर मान लो कि मान आया ए, तो मैं उसको इससे जाऊंगा ना, तो ए इंटू में ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो के से मल्टीप्लाई कर, जितने भी संयोजन है मैं यहां से यहां जाऊंगा, तो यहां मान लेते हैं भाई मान आया बी, तो मैं प्राइमरी फेज वोल्टेज से सेकेंडरी फेज वोल्टेज में जाऊंगा तो बी को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? के। इस बी का मान कुछ भी हो सकता है, वो हम देखेंगे कि संयोजन कैसा है। ठीक इसी प्रकार से यहां भी हम ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? के से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हो गया? अब आ जाइए, हमने प्राइमरी लाइन वोल्टेज निकाल लिया, प्राइमरी फेज वोल्टेज निकाल लिया, प्राइमरी फेज वोल्टेज से सेकेंडरी फेज में आ गए तो ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो के से हमने मल्टीप्लाई कर दी। अब सुनिए, आपको लास्ट में आपकी सेकेंडरी में आपको लाइन वोल्टेज निकालना है, मतलब लाइन का डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको। संयोजन कैसा है? स्टार। संयोजन कैसा है? स्टार। फेज वोल्टेज निकाल ही चुके हैं, लेकिन आपको निकालना है क्या? लाइन वोल्टेज। क्या निकालना है? लाइन वोल्टेज। या तो यहां से देख लो या तुमको याद ही होगा कि फेज वोल्टेज जब निकालते हैं तो लाइन वोल्टेज को √3 से डिवाइड करते हैं, √3 से डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर आपको लाइन वोल्टेज निकालना हो तो ये √3 मल्टीप्लाई कर रहा है, आगे जाके किससे मल्टीप्लाई करेगा? आगे जाके फेज वोल्टेज से मल्टीप्लाई करेगा। क्या तुमको ध्यान है? सर बिल्कुल ध्यान है। तो मैं क्या कह रहा हूं, लाइन वोल्टेज आप निकाल रहे हो, सेकेंडरी में लाइन वोल्टेज निकाल रहे हो। ये देखो, अगर तुम याद कर सकते हो देख लीजिए, लाइन वोल्टेज निकालते हैं तो फेज वोल्टेज को √3 से गुना कर देते हैं, फेज वोल्टेज को √3 से। ये रहा फेज वोल्टेज, ये रहा फेज वोल्टेज। इस सारे को छोटा छोटा लिख रहा हूं, VL डिवाइड बाय √3, है ना, इनटू में ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो के लिखो तो लिख लीजिए क्योंकि इसका तो मान लिखना है। इस सारे को किससे मल्टीप्लाई कर देना है? सर इस सारे को √3 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि जो लाइन वोल्टेज होता है वो फेज वोल्टेज को √3 से गुना करके आता है।
याद करा दूंगा, ये यहां समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो एक साफ सा पेज लेके चारों को एक साथ इकट्ठा लिखो, याद होंगे ही होंगे। तो बताइए क्या इस रूट तीन से मैं ये रूट तीन कैंसिल कर दूं क्या? तो बताइए आपका फाइनली क्या निकल के आया, आपका जो सेकेंडरी में लाइन वोल्टेज है उसका मान आ गया VL इंटू में VL इंटू में के। ये बन के तैयार हो गया अभी आपका कौन सा संयोजन, स्टार स्टार संयोजन, स्टार स्टार संयोजन। सर मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, आएगा भाई आएगा, डिलीट कर दूंगा ये पेज। देखिए सबसे पहले प्राइमरी वाइंडिंग में है, हम किस वाइंडिंग में है, प्राइमरी वाइंडिंग में। स्टार्टिंग करेंगे लाइन वोल्टेज से, ठीक है, लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज निकालने हैं सर, स्टार स्टार संयोजन है, कौन सा संयोजन है भाई, स्टार, और फिर आगे भी कौन सा है, ये पेज में डिलीट कर दूंगा, तुमको याद करवा रहा हूं, स्टार स्टार संयोजन है, ठीक है। आपको निकालना है फेज वोल्टेज, सर फेज वोल्टेज होता है वो लाइन वोल्टेज को रूट तीन से डिवाइड करके आता है, हो गया क्या? और जैसे ही आप प्राइमरी से सेकेंडरी वाइंडिंग में जाते हो, प्राइमरी से सेकेंडरी वाइंडिंग में जाते हो, तो प्राइमरी में जो फेज वोल्टेज था उससे सेकेंडरी में फेज वोल्टेज पे जा रहे हैं, दोनों फेज को इकट्ठा लिखना है, बस इतना सा ध्यान रखना है। सर यहां से यहां जा रहे हैं तो बस कुछ नहीं है, जो प्राइमरी के फेज वोल्टेज का मान था VL डिवाइड बाय रूट तीन, उसको ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो K से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे सर, K से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आ गया सर सेकेंडरी में लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज से स्टार्ट किया था और लाइन वोल्टेज पे हम वापस आ गए। सर लाइन वोल्टेज जो होता है वो होता है आपका, क्योंकि फेज वोल्टेज था सर, लाइन वोल्टेज को किससे डिवाइड करके, लाइन वोल्टेज को रूट तीन से, हमें लाइन वोल्टेज निकालना है, ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कहेंगे फेज वोल्टेज इनटू में आ जाएगा रूट तीन। बताइए फेज वोल्टेज का ये सारा मान है क्या, सारा मान है, इसको लिख लेंगे VL डिवाइड बाय रूट तीन इंटू में K है, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करना है रूट तीन से, रूट तीन से रूट टेन कैंसिल हो गया, तो फाइनल मान कितना आया VL इंटू में K। और यही सारा कुछ हमने यहाँ इतनी गंदी राइटिंग में जो लिखे हैं वो यहाँ लिख रखा है VL। अब बच्चे ना इसको रट्टा मारने लग जाते हैं, भाई रट्टा मारने वाली चीज नहीं है, तुमको संयोजन देखना है, संयोजन देखना है, न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें तुमको ध्यान देना है बस, भाई लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज ये दो ही तो सब ध्यान रखने हैं, स्टार है तो फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज को रूट तीन से डिवाइड करता है, अगर लाइन वोल्टेज निकालना है तो फेज वोल्टेज को रूट तीन से मल्टीप्लाई, बस इतना सा ध्यान रखना है, क्लियर हो गया? चारों के चारों की ये लिखे आऊंगा, फिर तुमको मैं बताऊंगा भाई स्टार स्टार संयोजन होगा, स्टार स्टार संयोजन होगा तो प्राथमिक व द्वितीयक वाइंडिंग में कला विस्थापन यानी कि फेज डिफरेंस 0 से 180। ठीक उसी प्रकार से अगर डेल्टा डेल्टा संयोजन हुआ, कौन सा संयोजन हुआ, डेल्टा डेल्टा संयोजन हुआ, तो प्राइमरी और द्वितीयक वाइंडिंग में कला का फेज अंतर है, यानी कि चाहे स्टार स्टार संयोजन हो चाहे डेल्टा डेल्टा संयोजन हो, इनमें जो R बाई बी ये जो वायर चलते हैं इनमें जो फेज डिफरेंस है, कला अंतर है, वो कितना होता है 0 से लेकर 180 तक होता है। पेपर में सीधा पूछा जाएगा, बताइए स्टार स्टार प्राइमरी वाइंडिंग में भी स्टार सेकेंडरी वाइंडिंग में स्टार संयोजन हो तो बताइए R बाई बी यानी कि तीन जो वायर है, क्योंकि थ्री फेज का संयोजन पढ़ रहे हैं ना, इसमें फेज अंतर कितना हुआ 0 से 180। डेल्टा डेल्टा है तो बताइए R बाई बी, तीनों वायरों के बीच में फेज डिफरेंसेस कितना हुआ 0 से, तो सर स्टार डेल्टा डेल्टा स्टार में क्या 0 से, एक सेकंड में खत्म हो जाएगा। फिर इनके देखेंगे भी प्रयोग कहां करने हैं, लेकिन मैं एक बार इन सबको निपटा देता हूं, ठीक है, एक बार इनके संयोजन फिर इनके प्रयोग। क्या मैं ये बीच वाला पेज डिलीट कर दूं यहां से, ठीक है। अब आइए कौन सा आ गया, अगला संयोजन है जी डेल्टा डेल्टा। डेल्टा में क्या कोई चीज ध्यान देनी है सर, कोई चीज ध्यान नहीं देनी, क्योंकि डेल्टा में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होता है, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होता है या फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के बराबर होता है, लेकिन हम लाइन वोल्टेज को अहमियत देंगे। अहमियत किसको देंगे, लाइन वोल्टेज को, बस इसी नाम से हम पूरा डिराइव कर देंगे, इसी नाम से हम पूरा ड्राइव कर देंगे। तो बताइए फेज वोल्टेज को क्या लिखा जाएगा, फेज वोल्टेज को डिनोट किया जाएगा किससे, फेज वोल्टेज को लिखा जाता है, अरे आजा भाई, फेज वोल्टेज को किससे डिनोट किया जाता है, VP से। और मैंने क्या कहा, डेल्टा संयोजन है, दिखाया था ना पहले, डेल्टा संयोजन में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज बराबर होता है, क्योंकि लाइन वोल्टेज क्या होता है, एक लाइन और एक न्यूट्रल, इसमें न्यूट्रल होता ही नहीं, तो एक लाइन में बह रही धारा है ना, तो वो धारा यहां से आएगी तो यहां से निकलेगी, यानी कि दो फेजों के बीच में आ गई, और दो फेजों के बीच में बहने वाली धारा को भी क्या कहते हैं, फेज वोल्टेज, यानी लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज सेम रहता है। तो हमने लिखा लाइन वोल्टेज VL से, फेज वोल्टेज VP से, तो इस VP को क्या मैं कन्वर्ट कर दूं VL में, क्योंकि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या है सेम।
तो इस बात को हमने क्या कहा कि प्राइमरी में लाइन वोल्टेज VL है तो सेकेंडरी में फेज वोल्टेज का मान और कुछ नहीं होगा, वही होगा जो आपके लाइन वोल्टेज का है, जो आपके लाइन वोल्टेज का है। अच्छा सुनो, प्राइमरी से सेकेंडरी में, प्राइमरी से जब सेकेंडरी में जब जाते हैं, फेज में जब जाते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो K से मल्टीप्लाई करते हैं। बड़ा जोर देके मैंने समझाया आपको कि फेज को दोनों को इकट्ठा लिखो, प्राइमरी फेज वोल्टेज से सेकेंडरी फेज वोल्टेज में जाए तो ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो K से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो भाई इस, क्योंकि VL PL सब यहाँ VL और VP दोनों बराबर है, तो यहाँ फेज वोल्टेज क्या है? VL। VP नहीं लिखना, क्यों नहीं लिखना? क्योंकि आपको पता है कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दोनों बराबर है, तो ये 5 है तो ये भी 5 ही होगा, ये अगर 10 एम्पीयर है तो ये भी 10 एम्पीयर होगा, तो इसको नहीं लिखना, इसको साइड में कर देंगे, इसको साइड में कर देंगे, इसको काट दीजिए यहां से, है ना, इसी का मान यही है। तो फेज वोल्टेज को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? सर फेज वोल्टेज को ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो K से मल्टीप्लाई करते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो K से मल्टीप्लाई करते हैं। ये तैयार हो गया, ये तैयार हो गया, चलिए रहा। और आपको मैंने क्या बताया? डेल्टा, जब यहां से ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो बीच में यहां वाइंडिंग आ जाएगी, देखो यहां से दोनों वाइंडिंग यहां लगा नहीं रखी, ये मैंने कोर बना दी, ये मैंने कोर बना दी, ये आपके ट्रांसफॉर्मर की कोर है। तो यहां पर कौन रोल प्ले करता है? सर यहां रोल प्ले करता है ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो K। कौन रोल प्ले करता है? सर ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो K से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। सेकेंडरी लाइन वोल्टेज, सर संयोजन कौन सा है? डेल्टा। प्राइमरी में भी डेल्टा, सेकेंडरी में डेल्टा, यानी लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर है। बताइए, ये रहा फेज वोल्टेज, ये किसके बराबर होगा? यही लाइन वोल्टेज के बराबर होगा, तो इसमें इसका भी मान क्या आ जाएगा? VL इंटू में K आ जाएगा, VL इंटू में K ही आ जाएगा। ये आपके बनके तैयार हो गया डेल्टा डेल्टा से। स्टार स्टार संयोजन, डेल्टा डेल्टा संयोजन में याद कर लीजिए, प्राथमिक तथा द्वितीय वाइंडिंग का कला विस्थापन 0 से 180 होता है। यहां भी ये लिख रखा है, देख लीजिए, प्राथमिक तथा द्वितीयक वाइंडिंग का कला विस्थापन 0 से 180 होता है तथा न्यूट्रल पॉइंट भूमिगत संयोजित होता है। इसमें न्यूट्रल पॉइंट होता है, जबकि इसमें ये रहा न्यूट्रल पॉइंट, ये देखो यहां से जब जाएंगे ये रहा न्यूट्रल पॉइंट, है ना, यहां से भी न्यूट्रल पॉइंट रहेगा, तो ये भूमिगत किया होता है, लेकिन डेल्टा में न्यूट्रल पॉइंट होता ही नहीं, तो वो वाला पॉइंट यहां से हट गया। बोलो स्टार और डेल्टा, स्टार स्टार डेल्टा डेल्टा खत्म हुए। आइए अब चलते हैं कौन सा? स्टार डेल्टा, स्टार डेल्टा। तो सबसे पहले हमने क्या शो किया? हमने शो किया भी लाइन वोल्टेज को VL से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? VL से डिनोट करेंगे। बताइए प्राइमरी में कैसा संयोजन है? सर स्टार संयोजन है। स्टार संयोजन में फेज वोल्टेज, बोलिए जरा मेरे साथ, फेज वोल्टेज याद आ गया तुमको जो मैंने पेज लिया था? फेज वोल्टेज से बराबर होगा लाइन वोल्टेज को √3 से डिवाइड करने के लिए, बराबर होगा लाइन वोल्टेज को किससे डिवाइड कर देंगे? सर √3 से डिवाइड कर देंगे। निपट गया। सर प्राइमरी फेज वोल्टेज से सेकेंडरी फेज वोल्टेज की तरफ अगर आप जाओ, प्राइमरी फेज वोल्टेज से सर सेकेंडरी फेज वोल्टेज की तरफ आप जाओ, तो ध्यान रखेंगे सर ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो K से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? K से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बस ये रहा फेज वोल्टेज, ये रहा फेज वोल्टेज। फेज वोल्टेज का मान बताओ सर? VL डिवाइड बाय √3, और इसको ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो K से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? K से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस इतना तुमको ध्यान रखना, ठीक है। अब आ जाइए, यहां बीच में कौन सा संयोजन था? सर बीच में यहां आपकी कोर वाइंडिंग थी, कोर वाइंडिंग थी, है ना। इस वजह से जब हम आगे बढ़े तो हमने ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो K से मल्टीप्लाई कर दिया। ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो किससे मल्टीप्लाई कर दिया? K से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां से लाइन वोल्टेज, फिर यहां फेज वोल्टेज, यहां से फेज वोल्टेज। अब आएंगे लाइन वोल्टेज की तरफ। लाइन वोल्टेज में जाएंगे तो संयोजन देखेंगे, कैसा संयोजन है? डेल्टा। डेल्टा संयोजन में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर ही होता है। डेल्टा संयोजन में स्टार में देखना है, फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज को √3 से डिवाइड करने पर आता है, लेकिन जैसे ही देखा हमने डेल्टा, डेल्टा में कुछ नहीं बदलता, डेल्टा में कुछ नहीं बदलता। लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज, फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज सब बराबर होता है, तो कुछ नहीं बदलता डेल्टा में। हमने यहां देखा स्टार था तो लाइन वोल्टेज VL, फिर इसमें फेज वोल्टेज निकाला, लाइन वोल्टेज को √3 से डिवाइड। आगे बढ़े, देखा ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो K है, तो इसको फेज से प्राइमरी फेज से सेकेंडरी फेज में जाने के लिए ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो K से मल्टीप्लाई। लेकिन आगे जाके देखा, अरे बाबा ये तो डेल्टा है, डेल्टा है तो जो लाइन वोल्टेज, जो फेज वोल्टेज आपने निकाला है वही इनके लाइन में चला जाएगा, वही इसके लाइन में चला जाएगा, यानी कि सेकेंडरी फेज वोल्टेज ही आपका क्या रहेगा? सेकेंडरी लाइन वोल्टेज का रहेगा, क्योंकि संयोजन कैसा है? डेल्टा है। तो हम लिखेंगे क्या? लिखेंगे हम क्या? VL डिवाइड बाय
√3 और इंटू में क्या आ जाएगा, इंटू में के आ जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सेकेंडरी फेज वोल्टेज हो जाएगा, सॉरी सेकेंडरी लाइन वोल्टेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकेंडरी लाइन वोल्टेज हो जाएगा। बताइए समझ में आया क्या? है ना मजेदार, इंटरेस्टिंग है ना, बहुत अच्छा है। कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो आपके माइंड से ऊपर से जाए। ये मेरा आपसे पहले भी प्रॉमिस था, अब भी प्रॉमिस है। बोलते टाइम ना कभी कभार ना गला ऐसे मतलब जवाब सा देने लग जाता है, लेकिन मकसद ये होता है कि भी मैं आपके माइंड में सेट करूं। जिस प्रकार से कोई बच्चा अगर फर्स्ट टाइम सीख रहा है तो भाई उसके लिए, क्योंकि हमें पता है कि आपकी स्टडी कैसे हुई होगी, तो कोई भी बच्चा जो फर्स्ट टाइम सीख रहा है उसके लिए सब चीजें नई है, तो उसके माइंड में छपनी चाहिए। तो कोशिश वही है कि तुमको मैं याद कराऊं, ठीक है। अच्छा, स्टार स्टार डेल्टा डेल्टा में प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग में फेज डिफरेंस बताओ 0 से 100। अब चाहे पलट जाए दोनों, स्टार डेल्टा हो चाहे डेल्टा स्टार हो, तो प्राइमरी बाइंडिंग और द्वितीय बाइंडिंग में कला विस्थापन फेज डिफरेंस है वो 30 डिग्री, 0 से 30 डिग्री। अच्छा ध्यान रखेंगे, स्टार से डेल्टा है तो अग्रगामी या पश्चिमगामी, और डेल्टा से स्टार है तो अग्रगामी या पश्चिमगामी में से कोई भी हो सकता है। तो फिर क्यों देखना, बस ध्यान रखेंगे, स्टार स्टार डेल्टा डेल्टा 0 से 180, स्टार डेल्टा या फिर डेल्टा स्टार, प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग में फेज डिफरेंस क्या रहेगा, 0 से 30। अग्रगामी पश्चिमगामी क्यों घसीटना, जब पता ही है दोनों में सेम ही है, तो बस या तो फॉरवर्डिंग या बैकवर्डिंग, लेगिंग और क्या बोलते हैं इसको, एक बोलते हैं लेगिंग और एक बोलते हैं लीडिंग। तो अग्रगामी और पश्चिमगामी कोई फर्क नहीं है। बताइए ये क्लियर हुआ अच्छे से, ये क्लियर हुआ, ये वाला देखेंगे हम, इसकी टेंशन मत लेना तुम। अब आ जाइए यहां लास्ट वाला संयोजन, देखिए कौन सा है सर, संयोजन है डेल्टा। सबसे पहले तो ये लिख दिया हमने, प्राइमरी में लाइन वोल्टेज VL रहेगी। अच्छा, डेल्टा में जो लाइन वोल्टेज होती है, जो लाइन वोल्टेज होती है सर, वही अपनी क्या होती है, वही फेज वोल्टेज होती है। तो हम फेज वोल्टेज निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं सर, हम फेज वोल्टेज निकाल रहे हैं। तो फेज वोल्टेज ही यहाँ क्या रहेगा, जो लाइन में बह रहा है वही आपका क्या हो जाएगा, फेज वोल्टेज हो जाएगा। तो बताइए क्या इसको मैं काट दूं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो बताइए, क्योंकि डेल्टा संयोजन है, देखो पहले भी आया था ना डेल्टा संयोजन, दिखाता हूं मैं तुमको, तो मैंने वहां भी यही काम किया था, डेल्टा डेल्टा संयोजन। जो लाइन है, जो लाइन में करंट बह रहा है वही आपका फेज में जाएगा। लाइन में करंट मतलब एक लाइन और एक न्यूट्रल पॉइंट, और फेज का मतलब दो लाइनों के बीच में। तो जो डेल्टा संयोजन है, क्योंकि इसमें न्यूट्रल वायर होता नहीं, तो देखिए एक वायर का जब यहाँ करंट आएगा तो वो इधर से आ गया तो इन दो के बीच में माप लिया, या फिर इधर से आके तो इन दो के बीच में माप लिया, तो वही लाइन करंट है और वही आपका फेज करंट है, वही सॉरी वही लाइन वोल्टेज है, वही फेज वोल्टेज है। तो हमने लाइन वोल्टेज को ही फेज वोल्टेज माना है। तो वही बात हमने फिर लास्ट वाले में लिखी कि भाई डेल्टा संयोजन है तो लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज सेम रहेगा, तो फेज वाले शब्द को हटाइए, बस लाइन वोल्टेज को ध्यान रखिए। अच्छा, प्राइमरी से जब सेकेंडरी की तरफ जाते हैं, प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ जाते हैं तो बस ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो के से मल्टीप्लाई की जाती है। किससे मल्टीप्लाई की जाती है, ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो के से मल्टीप्लाई की जाती है। फेज वोल्टेज निकाल रहे हैं तो इससे फेज की तरफ जाएंगे, प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ जाएंगे, तो ये जो लिख रखा है, क्या लिख रखा है, प्राइमरी फेज वोल्टेज, इसको ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो के से मल्टीप्लाई कर देंगे। ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो के से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बताइए तुमको समझ में आया क्या? लास्ट बात, संयोजन बताइए कौन सा है, संयोजन है सर स्टार। कौन सा है, स्टार। अब देखिए ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो के से हम आगे बढ़ चुके, यहां से हमने देखा सबसे पहले लाइन वोल्टेज, फिर हमने देखा डेल्टा संयोजन है तो लाइन वोल्टेज ही फेज वोल्टेज रहेगा। देखिए यहां से जो कोई करंट बहा अगर इन दो के बीच में जाता है तो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज सेम रहा, इन दो के बीच में जाता है तो भी लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज रहा। ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो के को क्रॉस कर चुके, ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो के को क्रॉस कर चुके हमने, फेज लाइन प्राइमरी फेज वोल्टेज से सेकेंडरी फेज वोल्टेज में तो आ चुके, ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो के से मल्टीप्लाई। आगे देखो, अरे बाबा ये तो स्टार है, स्टार में न्यूट्रल वायर भी होता है, ग्राउंड कर रखा है हमने। तो यहां अब हमें निकालना क्या है, लाइन में करंट वोल्टेज भेजना है, लाइन वोल्टेज निकालना है। क्या निकालना है, लाइन वोल्टेज। याद करो फेज वोल्टेज होता है वो लाइन वोल्टेज को √3 से डिवाइड करने पर, और लाइन वोल्टेज क्या होता है, √3 जो डिवाइड कर रहा है वो आगे जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा। यानी कि हम कहेंगे कि जो आपका फेज वोल्टेज है, ये रहा फेज वोल्टेज, इस फेज वोल्टेज को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फेज वोल्टेज को मल्टीप्लाई कर देंगे √3। √3 को आगे लिख रहा हूं क्योंकि जो आपका लाइन वोल्टेज है वो कैसे आता है, यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। लाइन वोल्टेज कैसे आता है, लाइन वोल्टेज आता है √3 इंटू में फेज वोल्टेज, √3 इंटू में फेज वोल्टेज से आता है।
आता है कि नहीं आता? सर बिल्कुल आता है। फेज वोल्टेज बताओ, ये रहा फेज वोल्टेज का मान सर VL, बोलिए जरा, VL इनटू में ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो के, इनटू में ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो के, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे सर? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे √3 से। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? √3 से। अब ध्यान रखना जितने भी मैंने लिखे हैं ना उसमें के का मान पीछे नहीं लिखा जाता, आगे लिखा जाता है, क्योंकि कोएफिशिएंट का मान हमेशा स्टार्टिंग में होता है। वो तुम लिख लोगे, मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात है। क्या तुमको ये याद हुए? और यहाँ लिख रखा है प्राथमिक और द्वितीय वाइंडिंग में दोनों अलग अलग है, तो आपके प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में फेज डिफरेंस आपका कितना रहेगा? 0 से 30 डिग्री के बीच में, अग्रगामी और पश्चिमगामी दोनों चले। अब आइए देखते हैं कि भाई ये है कौन से, यूजेस कहां कहां होंगे। तो सबसे पहले है स्टार स्टार संयोजन। कौन सा है? स्टार स्टार संयोजन। और डेल्टा डेल्टा संयोजन, दो इकट्ठे हैं। इस संयोजन विधि का उपयोग उच्च वोल्टेज एवं उच्च शक्ति वाले ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं। स्टार स्टार का दोनों एक जैसे हैं, स्टार स्टार, तो उच्च वोल्टेज और उच्च शक्ति दोनों एक जैसे। दो भाई एक जैसे कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले हो ना भाई, तो यही कहते हैं कि भाई कोई नहीं हरा सकता, हम पूरे विजेता रहे, और पूरे मतलब जहां भी जाएंगे दोनों भाइयों का प्यार इतना है कि हमें कोई अलग नहीं कर सकता और हम किसी चीज को अचीव कर लेंगे। संयोजन कैसा है? स्टार स्टार है। तो इस संयोजन विधि का उपयोग उच्च वोल्टेज और उच्च शक्ति वाले ट्रांसफार्मर में किया जाता है। लेकिन जब डेल्टा डेल्टा आएगा, क्योंकि सारा कुछ यही ले चुके, सबसे पहले आ चुके, तो सारा कुछ इन्होंने हासिल कर लिया। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता दो भाई और आए, और दोनों भाइयों का नाम क्या है? डेल्टा डेल्टा संयोजन है। डेल्टा डेल्टा संयोजन है। पिछले दो भाई थे, उन्होंने कहा कि भाई हम जैसा कोई नहीं। लेकिन जैसे भगवान पुरुषोत्तम श्री राम थे, जैसे जैसे युग से है ना, जैसे जैसे युग बदले आज कल युग में आ रहे हैं, तो उतना प्यार तो भाइयों के बीच में है ही नहीं, है ही नहीं उतना प्यार। अब कौन भगवान राम के लिए, कौन उसका छोटा भाई लक्ष्मण 14 वर्षों तक वनवास में जाए, तो कुछ तो कमी रहेगी। तो कहता है कि इस संयोजन विधि का उपयोग निम्न वोल्टेज एवं उच्च शक्ति वाले, तो वोल्टेज कब हो जाएगी लेकिन शक्ति अब भी कुछ, भाइयों का प्यार कलयुग में भी है ना, तो भी बहुत बड़ी बात है भाई। अब भी औरों के लोगों की तुलना में वो उनसे आगे ही मिलेंगे, क्योंकि उन भाइयों के बीच में प्यार है ना, उन भाइयों के बीच में प्यार है। और कहते हैं कि जब भाइयों के बीच में प्यार है ना भाई, दुनिया की कोई भी ताकत है ना उनको हरा नहीं सकती। वैसे हारने और जीतने वाली बात तो अलग होगी, लेकिन उन जैसा मजबूत आपको पूरे समाज में कोई नहीं मिलेगा। तो देखो सबसे पहले कौन आया? स्टार स्टार, है ना, उन जैसा प्यार किसी का नहीं, तो उच्च वोल्टेज उच्च पावर शक्ति। फिर आया डेल्टा डेल्टा, समय बीता, तो भाई वहां पूरे 100 गुण सर्वगुण संपन्न थे वो, उनमें दोनों में सारी खासियत थी। तो क्या बोला? उच्च वोल्टेज, है ना, हाईलाइट कर देता हूं, उच्च वोल्टेज भी थी और उच्च शक्ति थी। लेकिन समय बीता, नेक्स्ट नंबर पे कोई आया, तो यहां पर वोल्टेज आपकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और शक्ति आपकी अब भी बनी रहेगी। शक्ति आपकी अब भी बनी रहेगी, ताकत आपकी बनी रहेगी, लेकिन वोल्टेज आपकी कम हो जाएगी, यानी कि कहीं ना कहीं बीच में मतभेद हो गए। बताओ, स्टार स्टार याद हुआ, डेल्टा याद हुआ? एक बार स्टार स्टार की सारी चीजें, ये तो मैंने अच्छे से पढ़ाई चुका। स्टार स्टार हो चाहे डेल्टा डेल्टा हो, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में फेज डिफरेंस 0 से 180। ये क्वेश्चन साइड में करो। फिर मैंने कहा कि आपका स्टार स्टार हुआ तो उच्च, दोनों भाइयों का प्यार, उच्च वोल्टेज उच्च पावर सब, ठीक है। स्टार स्टार के बाद कौन आएगा? डेल्टा डेल्टा, समय बीता, भाइयों का प्यार आज भी है लेकिन उतना नहीं है जितना पहले था, तो वोल्टेज आपकी कम हो जाएगी, यानी कि निम्न वोल्टेज उच्च पावर से। निम्न वोल्टेज, एक कमी आ गई, वोल्टेज आपकी डाउन हो जाएगी। और वोल्टेज ही कर रहे हैं हम, ट्रांसफार्मर में करते क्या है? वोल्टेज करते हैं। तो याद कैसे रखेंगे सर? वोल्टेज कम हो गया, पावर, तो ट्रांसफार्मर है, डेल्टा डेल्टा संयोजन है, पिछले में दोनों चीज थी, यहाँ ट्रांसफार्मर पढ़ रहे तो वोल्टेज कम हो जाएगी, बस ट्रांसफार्मर में वोल्टेज का खेल है। तो निम्न वोल्टेज उच्च पावर शक्ति, निम्न वोल्टेज उच्च पावर शक्ति। अब देखते हैं जी स्टार डेल्टा, स्टार डेल्टा याद आ रहा है कुछ? संयोजन कौन सा? स्टेप अप, स्टार डेल्टा, पढ़ के देखिए। इस संयोजन विधि का उपयोग वोल्टेज स्टेप डाउन पावर है, नहीं भाई चेंज कर लेंगे इसको, इसको चेंज कर लेंगे, इधर यहां स्टेप डाउन ना बोलकर इसको सही कर दो। एक मिनट रुक जाइए, क्योंकि स्टार डेल्टा है, क्या लिखेंगे? इसका प्रयोग कहां किया जाएगा? इसका प्रयोग किया जाएगा जी इस पे, रेड से, स्टेप अप पावर ट्रांसफार्मर में किया जाता है। तो स्टार डेल्टा, डेल्टा पावर को बताता है, तो क्या बोलेंगे? इस संयोजन विधि का उपयोग वोल्टेज स्टेप अप पावर ट्रांसफार्मर में किया जाता है। और इसमें क्या आएगा?
दोनों जगह गड़बड़ चल रही है। कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा भाई मेरे को। मैं इसको इरेज करके एज पर डाउट के तौर पर लिख लेता हूँ। एक बार देख ही लूँ क्या? कहो तो एक बार देख ही लेता हूँ। क्या है अपना फोन? ठीक है, एक बार वीडियो को रोक के भाई देख लेता हूँ मैं, क्योंकि दो जगह है, क्योंकि वो सिलिका जेल वाली बात ना बन जाए। ठीक है, एक बार रुक जाइए, मैं वीडियो को देख के एक बार आपका डाउट को कर लिया। ठीक है भाई, देख लिया और याद भी करा देंगे इसको। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। आपने जो पहले पढ़ा था ना मैंने संयोजन आपके स्टेप अप स्टेप डाउन में स्टार डेल्टा डेल्टा स्टार, वो बिल्कुल सही थे और ये भी बिल्कुल सही है। कैसे समझिए इस बात को। इसने कहा है कि स्टार डेल्टा संयोजन है तो डेल्टा मतलब पावर को बहुत कष्ट कंज्यूमर एंड तक पहुंचाना है, बहुत लंबी दूरी तक, बहुत लंबी लाइन तक आपको पावर ट्रांसफॉर्मर करनी है। तो वही तो बोल रखा है ना स्टार डेल्टा। तो वहां जाकर आपको वोल्टेज को क्या करना पड़ता है, ग्राहक के घर पे भेजना है तो वोल्टेज को डाउन करना पड़ता है। एक तो इस तरीके से याद कर लीजिए, और दूसरा मैं वो भाइयों वाला एग्जांपल भी तो दे रखा हूं ना, उसी से लिंक बनाएंगे ताकि ये बात माइंड में छप जाए। तो बोलता है इस संयोजन विधि का उपयोग वोल्टेज स्टेप डाउन, क्योंकि ग्राहक के पास भेजनी है तो वोल्टेज स्टेप डाउन पावर ट्रांसफॉर्मर के तौर पर प्रयोग किया जाता है। आप कहोगे सर ऐसे तो याद नहीं रहेगा, भूल जाएंगे। अभी एक बार देख लीजिए इसको पूरा, फिर मैं आपको एक पेज पे साफ साफ याद कराऊंगा। डेल्टा स्टार संयोजन है, डेल्टा स्टार संयोजन है, इसका मतलब आपको वोल्टेज अप करना पड़ेगा क्योंकि आप पावर को वितरण करने वाले हैं। क्योंकि स्टार आया है सेकेंडरी वाइंडिंग में, डेल्टा आया प्राइमरी वाइंडिंग में। डेल्टा जहां तक तो पावर को लंबी दूरी तक भेजना, तो लंबी दूरी मतलब ग्राहक के पास भेजना। तो जब स्टार डेल्टा था तो ग्राहक के पास वहां जाकर वोल्टेज को क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है, क्योंकि घरों में तो 220 240 ही रहती है। तो ये है डेल्टा स्टार, यानी कि डेल्टा है प्राइमरी वाइंडिंग में, सेकेंडरी वाइंडिंग है स्टार। स्टार की वोल्टेज क्या होती है, कम होती है, तो वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा। तो कहते हैं इस संयोजन विधि का उपयोग वोल्टेज स्टेप अप पावर ट्रांसफॉर्मर के तौर पर प्रयोग करते हैं, पावर ट्रांसफॉर्मर में इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन सर हम भूल जाएंगे, हमें अगर एक बार आप लिख के बता दो तो याद हो जाए। तीनों को चारों को देखते हैं। सबसे पहला कौन सा, स्टार, ये पेज मैं रखूंगा भाई, ये पेज रखूंगा, बाकी तो देखो मैंने डिलीट कर दिए। अगर स्टार स्टार संयोजन है तो एक तो बताइए स्टार स्टार हो चाहे डेल्टा डेल्टा हो, तो बताइए फेज डिफरेंस प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग में फेज डिफरेंस है वो कितने का होता है, 0 से लेकर 180 डिग्री का होता है। दूसरा कौन सा है सर, दूसरा है डेल्टा डेल्टा संयोजन, डेल्टा डेल्टा संयोजन है। सर डेल्टा डेल्टा संयोजन है तो इसमें भी परेशान नहीं होना सर, फेज डिफरेंस है वो 0 से लेकर 180 डिग्री क्या रहेगा, फेज डिफरेंस रहेगा प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में। ये क्लियर है। अच्छा सर दोनों भाई है सर, तो सोचने की जरूरत नहीं है, दोनों भाइयों का प्यार ऐसा है तो हाई पावर हाई वोल्टेज उच्च वोल्टेज, और उच्च ही क्या रहेगी सर, उच्च ही आपकी क्या रहेगी, हाई वोल्टेज, और हाई क्या रहेगी, हाई आपकी पावर रहेगी, हाई क्या रहेगी, पावर रहेगी। सर ये तो आपने दोनों भाइयों का एग्जांपल देके हमें बता दिया था, लेकिन समय बीता, स्टार स्टार पहले नंबर पे आता है, फिर डेल्टा डेल्टा आया, यानी कि सर आपकी वोल्ट ट्रांसफॉर्मर की जिक्र चल रहा है सर, और ट्रांसफॉर्मर में पावर ही बदलेगी, पावर नहीं वोल्टेज का ही खेल है तो वोल्टेज बदलेगी। तो ये हाई वोल्टेज वाले शब्द को काट देंगे क्योंकि समय बीत गया, तो हाई की जगह क्या हो जाएगी, हाई की जगह हो जाएगी लो वोल्टेज, क्या हो जाएगी, लो वोल्टेज, और बाकी दूसरा तो सेम रहेगा, यानी कि लो वोल्टेज और क्या रहेंगी, हाई पावर रहेगी, क्या रहेगी, हाई आपकी पावर रहेगी। सर ये दो याद हो गए, लेकिन अगले दो का जिक्र कीजिए, ये दो तो हमें याद है, ये दो तो हमें अच्छे से याद है। चलो अगले दो देखते हैं। आप बताइए अगला संयोजन कौन सा लिखूं, पहले क्या स्टार डेल्टा लिख लूं, बता दीजिए क्या स्टार डेल्टा लिख लूं। सर चाहे स्टार डेल्टा हो या फिर डेल्टा स्टार हो, या क्या हो, डेल्टा स्टार हो, इन दोनों में प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग का सर जो डिफरेंस होता है, फेज अंतर होता है, वो 0 से लेकर 30 डिग्री अग्रगामी और 0 से 30 डिग्री पश्चिमगामी, लीडिंग और लैगिंग दोनों रहता है। तो 0 से लेकर 30 तक हमें याद हो जाएगा, ये याद हो जाएगा। अब बता दीजिए सर कि करना कौन सा, स्टेप अप या स्टेप डाउन पावर ट्रांसफॉर्मर कौन सा, आप बताइए। स्टार पहले नंबर पे आया है। एक तो तरीका यह है कि स्टार डेल्टा है तो नॉर्मल सी बात है, बहुत दूर तक आपको पावर भेजनी है। डेल्टा मतलब पावर का मतलब है बहुत दूर तक भेजनी है, यानी कंज्यूमर तक भेजनी है, और कंज्यूमर तक भेजनी है तो वहां पर जाके ग्राहक के एंड पर आपको वोल्टेज को डाउन करना पड़ेगा। तो इसका प्रयोग हम कहां करेंगे सर, इसका प्रयोग हम करेंगे क्या, स्टेप डाउन पावर ट्रांसफॉर्मर पर, स्टेप डाउन पावर ट्रांसफॉर्मर। एक तो ये हो गया तरीका याद करने का, स्टेप डाउन पावर ट्रांसफॉर्मर। लेकिन ये तो फिर सर वहां कंफ्यूजन हो जाएगी, भी डेल्टा शब्द तो इसमें भी है और इसमें भी है, और कोई तरीका बताइए,
ऊपर वाले एग्जांपल तो ध्यान है ना, स्टार स्टार दोनों भाइयों का प्यार प्रेम इतना है कि हाई वोल्टेज और हाई पावर है, लेकिन जब समय बीता तो डेल्टा डेल्टा, वोल्टेज कम पावर ज्यादा, इतनी बात है। आप देख लीजिए नंबर 1 पे कौन आ रहा है, स्टार आ रहा है। कौन आ रहा है, स्टार आ रहा है। और स्टार में है ना, और डेल्टा में बस इतना सा ध्यान रखना है कि आपके स्टार, अच्छा एक काम करते हैं, एक और भी बढ़िया तरीका बताता हूं, ये जो मेरे माइंड पे था उसको भी मैंने एक बार के लिए छोड़ दिया। आप ये देखिए स्टार स्टार डेल्टा डेल्टा, ये कहानी खत्म हो गई। आप ये देखिए कि सेकेंडरी बाइंडिंग में कौन है, सेकेंडरी बाइंडिंग में कौन है, वहां है डेल्टा, यहां है स्टार। डेल्टा है, डेल्टा में, अच्छा स्टार में था, जब स्टार स्टार थे तो इसके अंदर अच्छाइया सर्वगुण संपन्न है, 100% है। लेकिन जब डेल्टा डेल्टा आया तो 50% रह गया, क्योंकि स्टार के अंदर हाई वोल्टेज हाई पावर, लेकिन डेल्टा डेल्टा के अंदर लो वोल्टेज हाई पावर, यानी कि ये 100% है तो ये 50% है। आप ये तो देख सकते हो ना, स्टार स्टार डेल्टा डेल्टा खत्म हुआ। सेकेंडरी बाइंडिंग में देखिए कौन है, डेल्टा, तो डेल्टा में क्या रहती है, 50% ही रहेगी शक्ति, और स्टार में 100%, यानी कि डेल्टा अगर है तो इसका मतलब स्टेप डाउन है, यानी कि स्टेप डाउन, वोल्टेज का ही तो खेल है सारा, यानी कि स्टेप डाउन। और अगर आपका स्टार है, स्टार तो सर्वगुण था, 100 गुण था, सर्वगुण था, तो हम कहेंगे कि वोल्टेज का ही खेल है, तो स्टार में क्या रहेगा, डेल्टा स्टार में रहेगा स्टेप अप। क्या रहेगा, स्टेप अप। बताइए अब याद हो जाएगा क्या, मैंने हाथों हाथ चेंज कर दिया मूड, और ये वाला प्लान आपको दिया है। स्टार स्टार सर सर्वगुण संपन्न, हाई वोल्टेज हाई पावर, सर डेल्टा डेल्टा 50% रह गया, यानी कि लो वोल्टेज हाई पावर, ये दोनों तो पक्के ही सर। फिर स्टार डेल्टा डेल्टा स्टार का कहां यूज करेंगे, तो हम देखेंगे कि सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या है, डेल्टा डेल्टा मतलब 50% को बताता है, यानी कि 50%, यानी कि वोल्टेज का ही खेल है, तो वोल्टेज कम हो जाएगी। वोल्टेज कम किस में होती है, सर स्टेप डाउन में होती है। अच्छा डेल्टा स्टार, स्टार मतलब स्टार 100%, सेकेंडरी बाइंडिंग में स्टार है 100%, तो इसका मतलब 100% है, 100% मतलब ट्रांसफॉर्मर में क्या वोल्टेज, तो हम कहेंगे स्टेप अप, स्टेप अप। बताइए क्लियर है। एक चीज और पूछी जाती है कि डेल्टा स्टार का प्रयोग स्टेप अप पावर ट्रांसफॉर्मर में करते हैं कब, जब आपको न्यूट्रल वायर की जरूरत हो। कौन से वायर, न्यूट्रल वायर की जरूरत हो, क्योंकि आपके स्टार में ही न्यूट्रल वायर होता है, सेकेंडरी में न्यूट्रल, डेल्टा में न्यूट्रल वायर नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर आपको स्टार डेल्टा का प्रयोग करना पड़ जाए, कहां करेंगे, स्टेप डाउन पावर ट्रांसफॉर्मर में, तो यहां पर एक चौथा वायर यूज किया जाता है, जिसको क्या बनाया जाएगा, जिसको बनाया जाएगा न्यूट्रल। क्या बनाया जाएगा, न्यूट्रल बनाया जाएगा। बस इस बात को ध्यान रखना आपको, ये बात पेपर में पूछी तो नहीं गई है, लेकिन मेरा मकसद है कि भाई कोई भी अगर चीज ऐसी हो जो पूछी जा सकती है तो उसको मैं छोड़ नहीं सकता, इग्नोर नहीं कर सकते, उसको हम याद करके ही आगे बढ़े, तो मेरे ख्याल से आप, तो आपके लिए क्या रहेगा, फायदेमंद रहेगा। देता हूं, क्या लिखेंगे, न्यूट्रल वायर की जरूरत हो, इसमें तो न्यूट्रल वायर होता है, लेकिन उसमें न्यूट्रल वायर क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, क्योंकि डेल्टा है सेकेंडरी वाइंडिंग में, और डेल्टा में कोई भी न्यूट्रल वायर नहीं होता। हो जाएगी ध्यान, वो पहले आपको सिखा दिए कि जब स्टार होगा तो लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज को √3 से डिवाइड, सॉरी फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज को √3 से डिवाइड करने के आएगा, और अगर लाइन वोल्टेज निकाला जाए तो फेज वोल्टेज को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो सारे सिखा दिए। लाइन वोल्टेज VL, चारों में लाइन वोल्टेज VL 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 रहेगा, लेकिन फेज वोल्टेज स्टार वाले में कैसे आएगा, लाइन वोल्टेज को √3 से डिवाइड कर कर। डेल्टा में क्या रहेगा, लाइन वोल्टेज ही फेज वोल्टेज है, तो फेज वोल्टेज वाला शब्द घटा देंगे। प्राइमरी वाइंडिंग से फेज वोल्टेज, प्राइमरी वाइंडिंग के फेज वोल्टेज से सेकेंडरी वाइंडिंग के फेज वोल्टेज पे जाएंगे तो ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो K से मल्टीप्लाई करेंगे, ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो K से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंडरी वाइंडिंग में अगर स्टार है तो लाइन वोल्टेज लास्ट में निकाला जाता है, जो फेज वोल्टेज को √3 से गुना करके आएगा, और अगर डेल्टा है तो जो फेज वोल्टेज है वही लाइन वोल्टेज है। स्टार स्टार में दोनों भाई है, पहले तो ये ध्यान रखेंगे स्टार स्टार डेल्टा डेल्टा, तो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में 0 से 180। फिर अगर दोनों भाई स्टार स्टार, पहले नंबर पे है हाई वोल्टेज हाई पावर, दूसरे नंबर पे है तो मतलब लो वोल्टेज हाई पावर, और अगर सेकेंडरी वाइंडिंग में डेल्टा है, डेल्टा मतलब 50%, इसका मतलब स्टेप डाउन, और अगर सेकेंडरी वाइंडिंग में स्टार है, स्टार मतलब क्या कहेंगे 100%, तो इसका मतलब आपका क्या रहेगा, स्टेप अप पावर ट्रांसफॉर्मर रहेगा। बताइए अब 4 खत्म हो गए, अगले वाले में तो ना एक एक 2-2 मिनट के ही है, पढ़ के देखिए। स्टार इंटर स्टार, एक ही क्वेश्चन आएगा पेपर में,
बताइए इंटरस्टार बाइंडिंग को कौन सी किस तरफ करेंगे, प्राइमरी या सेकेंडरी? तो इंटरस्टार बाइंडिंग होती है सेकेंडरी साइड। लेकिन समझ लेते हैं कि ये इंटरस्टार बाइंडिंग है क्या। देखो ये स्टार बन गया, इसको हम इंटरस्टार बना रहे हैं, तो ये स्टार के साथ एक्स्ट्रा बाइंडिंग कर दी जाती है। क्यों की जाती है पता है? तो बोलते हैं इसका उपयोग कहां किया जाता है? रेतीले अथवा पर्वतीय क्षेत्रों में किया जाता है, जहां पर अर्थिंग करना बहुत मुश्किल हो, क्योंकि इसमें ही होती है अर्थिंग का पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट होता है जिसमें अर्थिंग की जा सकती है। लेकिन जहां पर रेतीले जो मैदान है, यानी कि जहां पर अर्थिंग करना मुश्किल होता है, तो इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग में जो स्टार है उसकी क्या कर दी जाती है? आपके एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ दिए जाते हैं ताकि वाइंडिंग की आपकी अर्थिंग की जा सके। जब प्राइमरी वाइंडिंग स्टार में संयोजित हो और सेकेंडरी वाइंडिंग इंटरस्टार संयोजित हो, तो ऐसे कनेक्शन को क्या कहते हैं? ऐसे कनेक्शन को इंटरस्टार कनेक्शन कहा जाता है। इंटरस्टार संयोजन में प्रत्येक वाइंडिंग को श्रेणी क्रम में संयोजित टर्न की संख्या को कितने परसेंट से बढ़ा दिया जाता है? 15.5% टर्न की तुलना में अतिरिक्त वाइंडिंग की जाती है। आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि इंटरस्टार में कितने परसेंट एक्स्ट्रा बाइंडिंग की जाएगी? याद रखेंगे 15.5%। कितने परसेंट? 15.5%। तो एक क्वेश्चन ध्यान रखने, इंटरस्टार बाइंडिंग किस पे होगी? सेकेंडरी साइड होगी। कहां यूज करेंगे? रेतीले मैदान में अर्थिंग करने के लिए, क्योंकि वहां पर एक्स्ट्रा बाइंडिंग की जरूरत पड़ेगी। और कितनी एक्स्ट्रा बाइंडिंग की जरूरत पड़ेगी? 15.5%। कितने परसेंट? 15.5%। ठीक उसी प्रकार से डेल्टा इंटरस्टार में इंटरस्टार की बाइंडिंग किस तरफ होगी? सेकेंडरी बाइंडिंग के साथ। जब प्राइमरी बाइंडिंग में डेल्टा संयोजित में हो और सेकेंडरी बाइंडिंग में इंटरस्टार संयोजित हो, है ना, इंटरस्टार संयोजित हो, तो उसे डेल्टा इंटरस्टार। ये स्टार इंटरस्टार होता तो यहां स्टार होता, अगर ये डेल्टा इंटरस्टार है तो यहां डेल्टा है। लेकिन इंटरस्टार वाइंडिंग में आपके स्टार रहेगा, साथ में 15.5%। कितना परसेंट भाई? बोला था ना पिछले में, 15.5% एक्स्ट्रा बाइंडिंग कर देंगे। 15.5% क्या कर देंगे? एक्स्ट्रा बाइंडिंग कर देंगे। और कहां यूज करेंगे? वहां यूज करेंगे जहां पर आपकी अर्थिंग करना मुश्किल हो। इसका उपयोग भी रेतीले तथा पर्वतीय क्षेत्रों में किया जाता है, जहां पर अर्थिंग करना मुश्किल हो। यानी कि चाहे मैं बात करूं आपके स्टार इंटरस्टार की, या फिर मैं बात करूं आपके किसकी? मैं बात करूं आपके डेल्टा इंटरस्टार की। किसकी बात करूं? डेल्टा इंटरस्टार की। इन दोनों का ही प्रयोग कहां किया जाएगा? वहां किया जाएगा जहां पर अर्थिंग करना मुश्किल हो, यानी कि रेतीले भाग में। और कितने परसेंट? रेतीले भागों में जहां पर अर्थिंग करना मुश्किल हो, है ना। और कितने परसेंट एक्स्ट्रा बाइंडिंग की दी जाएगी? तो हम बताएंगे 15.5% एक्स्ट्रा बाइंडिंग की जाएगी। और इंटरस्टार किस साइड होगा? तो इंटरस्टार होगा आपका सेकेंडरी बाइंडिंग। ये दो भी खत्म हुए। अगले तीन और देखते हैं, कुछ लगेगा ही नहीं टाइम, जो सिखाना था वो स्टार्टिंग के 4 में था। वी के लिए मैंने बोला था, जो आपका डेल्टा होता है कुछ इस प्रकार से होता है, डेल्टा, है ना, ये डेल्टा संयोजन है। अगर ऊपर वाले से ये वाला हटा दूं तो ये क्या बन गया? वी बन गया। तो पढ़ के देखिए, तीन डेल्टा परिणामीतर। अगर इस वाले डेल्टा, इसको मैं पूरा करता हूं तो क्या कनेक्शन कुछ ऐसा ही था क्या? बताइए, क्या कनेक्शन कुछ ऐसा ही था क्या? ये था डेल्टा, है ना, ये भी यहाँ डेल्टा था, ये था डेल्टा। कह रहा है कि तीन डेल्टा परिणामीतर के दोनों पक्षों में से एक फेज आपका गायब कर दे। गायब कर रहा हूं, ध्यान से देखना, ये गायब कर दिया, इसका भी गायब कर रहे हैं, ये गायब कर दिया। तो इस वाले संयोजन को क्या कहा जाता है? वीवी संयोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? वीवी संयोजन कहा जाता है। एक फेज निकाल देने पर ओपन डेल्टा, इसका दूसरा नाम क्या है? वीवी डेल्टा का ओपन डेल्टा नाम भी है। वीवी को क्या बोलते हैं? ओपन डेल्टा भी कहते हैं। एक फेज निकाल देने से वी आकृति का निर्माण होता है, इसलिए इसे थ्री फेज वीवी परिणामीतर कहते हैं। और दूसरा नाम क्या है इसका दूसरा नाम क्या है? ये रहा, देखो, ओपन डेल्टा के रूप में इसे चलाया जाता है, ओपन डेल्टा भी बोला जाता है। जब 3-4 परिणामीतर बैंक में से एक परिणामीतर खराब हो जाता है तो उसे हटाकर ओपन डेल्टा बनाया जाता है। कब बनाते हैं? आपको पता है कि अगर ये संयोजन खराब हो जाए, 3-4 परिणामीतर लगा रखे और कोई खराब हो जाए, तो एक संयोजन हटा दिया जाता है जिसकी वाइंडिंग खराब हो गई, तो वो आपका क्या बन जाएगा? वीवी संयोजन बन जाएगा, या फिर आपका क्या बन जाएगा? ओपन डेल्टा बन जाएगा। क्या बन जाएगा जी? ओपन डेल्टा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एक तो ये बन गया कि वीवी संयोजन का निर्माण किससे होता है? तो हम कहेंगे 3-4 जो आपके डेल्टा प्रकार के ट्रांसफॉर्मर है, उसके एक साइड का कोई फेज हटा दी जाए तो वीवी संयोजन बन जाता है। आपसे पूछा जाता है फिर उस ट्रांसफॉर्मर की क्षमता कितनी रह जाती है? ये रहा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। खुला डेल्टा, ओपन डेल्टा या वीवी संयोजन की
केवीए क्षमता पूर्ण डेल्टा का मात्र 57.7% रह जाती है। कितनी रह जाती है? 57.7%, यानी कि 60% से कम हो जाती है। क्योंकि देखो, जो पहले जैसे मान के चलो कोई एक इंसान परिपूर्ण हो, चारों हाथ दोनों पांव अच्छे से सलामत हो, तो वो समझ लीजिए इस धरती पर सबसे लकीएस्ट पर्सन है। पहली बात तो ये है ना, क्योंकि उससे अच्छा मतलब किसी भगवान ने किसी इंसान को अमीरी गरीबी ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक मापदंड होते हैं दूसरों के सामने रिप्रेजेंट करने के। सच बताऊं तो जिस इंसान को भगवान ने सही सलामत शरीर दिया है, देखने को दो आंखें है ना, चलने के लिए दो पाँव और काम करने के लिए दो हाथ दिए हैं, तो वो अपने आप को भगवान का हर रोज शुक्रिया अदा करे तो उतना ही कम है। अब ठीक उसी प्रकार से अगर कोई इंसान अगर परिपूर्ण है और उसका एक हाथ खराब हो जाए, तो उतनी तो आपकी क्षमता नहीं रहेगी काम करने की। तो जब ये पूर्ण ट्रांसफॉर्मर था तो इसकी क्षमता 100% थी। एक फेज इनमें से निकाल दिया गया क्योंकि वो खराब हो गया, ओपन डेल्टा बना दिया या वीवीवी डेल्टा बना दिया, तब उसकी क्षमता 57.5। पिछले और इसमें एक्स्ट्रा बाइंडिंग कितनी करेंगे? इंटरस्टार में 15.5 और कितना परसेंट क्षमता रह जाती है वीवी में? 57.5 से थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि 57.7%। इसी परिणामित्र को ओपन डेल्टा की स्थिति केवल कितने, अच्छा फिर कहता है केवल 86.6% ही प्रयोग की जाती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक तो उसकी क्षमता होगी 57.5% रह जाती है। फिर कहते हैं किसी परिणाम मित्र को ओपन डेल्टा की स्थिति में केवल 86.6% ही प्रयोग कर सकते हैं। इसका मतलब ये कह रहा है कि कोई इंसान जैसे परिपूर्ण था तो उसको कहते थे कि भाई ये एक आदमी है और ये इस काम को 100% कर देगा। समझ गए? मान लो मैं यूं, मैं एग्जांपल ले रहा हूं खुद पे ताकि तुमको समझा सकूं, पर भगवान ऐसा कुछ ना करे। जैसे आज मैं बिल्कुल सही सलामत आपके सामने हूं, परिपूर्ण हूं, तो मैं 100% एफिशिएंसी से काम कर रहा हूं। लेकिन मान के चलो कोई कारणवश मेरा कोई एक शरीर का काम करना खराब छोड़ जाए, मान लेते हैं कि एक हाथ काम करना छोड़ पाए, जो बॉडी गेस्चर मेरे अब है तो उतने बॉडी गेस्चर नहीं होंगे, तो एक तो मेरी क्षमता कम होगी 57.7%। और आप भी फिर पता है क्या कहोगे? सर पहले पूरा 100% काम कर देते थे, लेकिन अब सर की कुछ अंग खराब हो गया है, इस वजह से अब उनकी एफिशिएंसी कितनी रह गई? 86.6% रह गई। भाई इस इंसान को ना पूरा लोड ना डालो। जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उसको हम क्या कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं, अब तू बैठ जा, है ना, तू अब हमारे कंपैरिजन में ना अब तेरी स्थिति दयनीय है, तू उस पहले 100% काम करती थी हमारे साथ मिलकर, कोई भेदभाव नहीं था इंसान महिला और पुरुष में, लेकिन आज अब तू प्रेग्नेंट है, इसका मतलब अब तेरे को रेस्ट की जरूरत है, तू तेरी एफिशिएंसी का 86.6%। समझ गए मेरी बात को? यानी कि ओपन डेल्टा जब किया जाता है तो उसको पूर्णतः प्रयोग में नहीं लाया जाता, उसको 86.6% ही प्रयोगता लाया जाता है और उसकी एफिशिएंसी फुल वाले की कितनी हो जाती है? 57.7%। ये है प्रयोग में लाना, ये प्रयोग में लाना, और ये है एफिशिएंसी आउटपुट कितनी आएगी। क्लियर है भाई? ओपन डेल्टा क्लियर हुआ या वीवी संयोजन क्लियर हुआ? अच्छा ये वाली बात फिर से लिख रखिए, इस संयोजन विधि का उपयोग निम्न वोल्टेज व निम्न शक्ति, क्योंकि आपको पता है कि आपका कुछ फेज हटा दिया गया है, तो निम्न वोल्टेज और निम्न शक्ति। अच्छा बताइए, इंटरस्टार, स्टार इंटरस्टार, डेल्टा इंटरस्टार का प्रयोग कहां करते हैं? वहां जहां पर अर्थिंग करना मुश्किल हो, रेतीले मैदान में, रेतीले मैदान में। फिर आपने ये नेक्स्ट वाला पढ़ा, उसमें कितने परसेंट एक्स्ट्रा वाइंडिंग? 15.5%। इसकी एफिशिएंसी कितनी रह जाएगी? 57.7%। कितने पावर तक यूज कर सकते हैं, कितने परसेंट तक यूज कर सकते हैं? 86 पॉइंट क्या बोलेंगे, 86.6% तक यूज कर सकते हैं। कहां यूज करेंगे भाई? आज इंसान परिपूर्ण नहीं है तो निम्न वोल्टेज और निम्न शक्ति पर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है? वीवी संयोजन का शक्ति गुणांक भार शक्ति गुणांक की अपेक्षा कम होता है क्योंकि आउटपुट उतनी अच्छी नहीं है, जो कि भार शक्ति गुणांक का कितना रह जाता है? 86.6% रह जाता है। ये वाला परसेंट आपको ध्यान रख लेना है, जिसको बोलना है कि शक्ति गुणांक जितना आप उस इंसान को पहले मान रहे थे वो उतना अब नहीं है। पावर शक्ति गुणांक मतलब जितनी पावर उसकी पहले थी वो अब नहीं है, कोई न कोई कमी हो गई है, तो उसका कह रहे हैं शक्ति गुणांक भार शक्ति गुणांक की अपेक्षा कम हो जाता है और कितना रह जाता है? 86.6% हो जाता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए, खत्म हो जाएंगे। फिर है डेल्टा संयोजित टर्सियर वाइंडिंग। ठीक है, ये कौन सा है? डेल्टा कनेक्शन टर्सियर, टर्टियर बोल दीजिए या टर्सियर बोल दीजिए, एक ही बात है। इंग्लिश वाला जब टर्सियर को जब इंग्लिश में लिखा जाता तो क्या लिखा जाएगा? टर्टियर लिखा जाएगा। बस लास्ट 5 मिनट का इसको पूरा ही कर लेंगे। इसका उपयोग वाई वाई संयोजन के नाम से, वो था वीवी संयोजन, ये क्या है? वाई वाई संयोजन। कब किया जाता है? जब किसी ट्रांसफॉर्मर में, क्योंकि आपका ये भी स्टार ये भी स्टार, यहाँ कौन सा वायर होता है सर? यहाँ न्यूट्रल वायर होता है। कौन सा वायर होता है? न्यूट्रल वायर होता है। और कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि न्यूट्रल वायर आपका हिल रहा हो, तो दोनों स्टार के बीच में एक डेल्टा लगा दिया जाता है और उसी को क्या बोला जाता है?
वाई वाई संयोजन यानी कि आपका टर्सियर या टर्टियर संयोजन क्या बोला जाता है। पढ़ के देखिए, इसका उपयोग सामान्यतः वाई वाई संयोजन ट्रांसफॉर्मर में किया जाता है। ये वाई वाई मतलब, वाई वाई का मतलब स्टार स्टार में किया जाता है। एक मिनट रुक जाइए, इस वाई वाई वाली बात को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। कहाँ किया जाएगा, इसको काटिए, स्टार स्टार लिखिए इधर। वाई वाई को तो हम कहीं सोचने लग जाओ ये क्या नाम शब्द आ गया। ये वाई वाई का मतलब क्या है, स्टार स्टार, क्योंकि स्टार कैसे बनता है, ये देखो ये वाला बन गया, ये बना है स्टार, ठीक है। इसी को वहां लिख रखा है वाई वाई संयोजन, क्योंकि वाई जब ये पीडीएफ बनाई गई है तो कुछ इस प्रकार से मतलब उठा लिया इसने, है ना, उठा लिया है। क्योंकि इसमें न्यूट्रल बिंदु स्थिर ना रहकर, मैंने बोला ना न्यूट्रल बिंदु हिलने लग जाए, इधर उधर खिसकने लग जाता है, तो उसके बीच में मजबूत बाइंडिंग कर दी जाती है ताकि वह हिले ना, इधर जाए तो इधर वाला खींच ले, उधर जाए तो इधर वाला खींच ले, बीच में क्या लगा देंगे, डेल्टा लगा देंगे। टर्सियर बाइंडिंग का प्रयोग न्यूट्रल बिंदु को शिथिल करने के लिए किया जाता है। कहते हैं कि टर्सियर बाइंडिंग के उपयोग से न्यूट्रल बिंदु शिथिल हो जाता है तथा परिणामितर पर अतिरिक्त लोड संयोजित किया जा सकता है। मतलब कि जब आपने दो बाइंडिंग पहले थी, एक बाइंडिंग और लगा रहे हैं, इंटरस्टार में 15.5% एक्स्ट्रा बाइंडिंग लगाई जब आपको रेतिले भाग में अर्थिंग करनी थी, और वाई वाई में, वीवी में, या फिर आपके कौन से ओपन डेल्टा में आपने कितनी एफिशिएंसी का 86.6 यूज किया, और अब आउटपुट का कितना 57.7% ही आपकी दक्षता पर वो काम करता है। लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा लगा रहे हैं बाइंडिंग, इसका मतलब आप लोड भी बढ़ा सकते हो तथा परिणामित्र पर अतिरिक्त लोड संयोजित किया जा सकता है। डेल्टा संयोजित टर्सियर बाइंडिंग का प्रयोग स्टार स्टार संयोजन के करने के कारण इसमें कुल बाइंडिंग की संख्या 9 हो जाती है। किनके देखिए, 3 प्राइमरी में, 3 सेकेंडरी में, और बीच में कौन सा है, बीच में आपका डेल्टा, तो 3 इसकी, तो टोटल बाइंडिंग की संख्या कितनी हो गई, टोटल बाइंडिंग की संख्या 9 हो जाती है। बताइए ये बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें सर क्वेश्चन क्या बनेगा, ये तो बस हमने सब पढ़ लिया, तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि डेल्टा संयोजित मतलब डेल्टा को यहां बीच में संयोजित किया गया है, डेल्टा संयोजित टर्सियर बाइंडिंग में कुल बाइंडिंग की संख्या कितनी है, आप कहेंगे 9। कितनी है, 9, क्योंकि 3 प्राइमरी में, 3 सेकेंडरी में, बीच में डेल्टा 3 हो गई, कितनी होगी, 9। क्या इसमें एक्स्ट्रा लोड दिया जा सकता है, बिल्कुल दिया जा सकता है। क्यों प्रयोग करते हैं, ताकि आपके न्यूट्रल बिंदु को शिथिलता लाई जा सके। जब न्यूट्रल बिंदु हिल रहा हो ना, तो बीच में डेल्टा, अरे कोई चीज मत लो कि लोड पड़ने पर ऐसे कोई चीज हिल रही हो तो उसके ऊपर वजन रख दिया जाता है, किसका, बीच में एक आपका डेल्टा लगा दिया जाता है। अब देख लेते हैं जी लास्ट संयोजन, जिसका नाम क्या है, स्टोक अथवा टीटी संयोजन। स्टोक तथा टीटी संयोजन, इसी टीटी का एक नाम भी ध्यान रखेंगे, ये लाइन पेपर में पूछी जाती है। 3 फेज सप्लाई को 2 फेज सप्लाई में बदलने के लिए, 3 फेज सप्लाई को 2 फेज सप्लाई में बदलने के लिए कौन से संयोजन का प्रयोग किया जाता है, तो हम कहेंगे स्टोक या टीटी संयोजन का प्रयोग किया जाता है। स्टोक या टीटी संयोजन का प्रयोग किया जाता है जब दो सिंगल फेज परिणामीतर, मुख्य परिणामीतर और दूसरा कौन सा, टर्सियर परिणामीतर, टर्सियर नहीं, टीजर परिणामीतर। दिखाता हूं मैं आपको, देखो, संयोजन से बना हो उसको क्या कहेंगे, टी रूप में लिखा जाता है। देखो, दो परिणामीतर, एक तो भैया ये हो गया, इसको क्या बोला गया है, इसको बोला है टीजर ट्रांसफॉर्मर। क्या बोला, टीजर ट्रांसफॉर्मर। और दूसरा क्या हो गया, मेन ट्रांसफॉर्मर। क्या हो गया, मेन ट्रांसफॉर्मर। तो इसी में दो आपके ट्रांसफॉर्मर यूज किए जाएंगे। एक आपका कौन सा रहेगा, लास्ट है, बस इतना सीखा है आपने, तो ये लास्ट वाला सीखेंगे, फिर पूरा एक बार रिवाइज करेंगे। टी संयोजन हो, टी मतलब क्या नाम रहेगा, टीजर, टी मतलब टीजर, ठीक है, टीजर। दो ट्रांसफॉर्मर यूज होंगे, दो ट्रांसफॉर्मर, एक आपका टीजर ट्रांसफॉर्मर और दूसरा आपका मेन ट्रांसफॉर्मर, दो ट्रांसफॉर्मर यूज होंगे। तब अच्छा क्यों करेंगे, तो कहेंगे 3 फेज सप्लाई को 2 फेज सप्लाई में बदलने के लिए हम टी संयोजन यानी कि टीजर ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं। दो सिंगल फेज परिणामीतर, मुख्य परिणामीतर और 3 फेज और टीजर परिणामीतर सिंगल फेज के हैं, क्योंकि आपको 3 फेज में तो जाना ही नहीं है, क्योंकि 3 फेज सप्लाई को 2 फेज सप्लाई में बदलना है। तो दो सिंगल फेज के ट्रांसफॉर्मर, दो सिंगल फेज के, 3 फेज के नहीं है, क्योंकि 3 फेज को तो 2 फेज में बदलने के लिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, टीजर ट्रांसफॉर्मर का, टीजर टीटी संयोजन, या फिर आपके टीजर, वो नाम आया था ना टीटी, कोई क्या बोला गया, टीजर बोला गया है, का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसमें टीटी संयोजन में दो सिंगल फेज के ट्रांसफॉर्मर यूज किए जाते हैं, एक तो रहेगा टीजर ट्रांसफॉर्मर और दूसरा रहेगा मेन ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग किया जाता है, जिसे परस्पर टी रूप में संयोजित किया जाता है। किसमें रूप में संयोजित किया जाता है, टी रूप में। तो बताइए क्या ऐसे ही आपको टी बनती हुई दिखाई दे रही है क्या, आप कहोगे सर हमें तो टी बनती हुई नहीं दिखाई दे रही। आप देखिए ध्यान से, ये वाली जो शेप बन रही है, क्या ये टी नहीं बन रही, आप देखिए, अगर इसको सीधा, अगर ऐसे ही ये जो उल्टा है इसको सीधा कर जाए तो क्या बन जाएगा, ये
टी संयोजन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? टी संयोजन बन जाएगा। क्लियर है? तो आपने क्या कहा इसमें? आप कहोगे सर हमें नहीं दिखाई दे रही, तो कोई बात नहीं, नहीं दिखाई दे रही तो टी से टीजर नाम तो ध्यान रहेगा ना, टीजर नाम तो ध्यान रहेगा। फिर कहता है कि इस संयोजन की और क्या खास बात है? ऊर्ध्वाधर परिणामीतर जिसकी प्राथमिक कुंडली में के एक सिरे को मेन परिणामीतर की प्राथमिक कुंडली के मध्य बिंदु पर टैपिंग की जाती है। आपसे पूछा जाएगा कि ये टैपिंग कितने पे की जाती है, लेकिन किसकी टैपिंग? वो कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर समझ लो ना, एक वर्टिकल होता है एक हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल परिणामीतर जिसकी प्राथमिक कुंडली के, केंद्र कुंडली की प्राथमिक कुंडली के एक सिरे को मेन परिणामीतर की प्राथमिक कुंडली के मध्य टेपिंग की जाती है। दिखाइए सर ये कहां है टेपिंग? मैं आपको ये टेपिंग दिखाता हूं। देखिए इसने क्या बोला कि जो आपका मेन परिणामीतर है उसकी टेपिंग कर रहे हैं हम। कितने पे करेंगे? जो मेन आपकी मेन जो सप्लाई है उसको हम टेपिंग कर रहे हैं आपके कहा मेन परिणामीतर की एक जो आपका मेन जो आपका जो टीजर, फिर से पढ़िए इस लाइन को, वो कह रहे हैं कि प्राथमिक कुंडली ऊर्ध्वाधर परिणामीतर जिसकी प्राथमिक कुंडली के एक सिरे को मेन परिणामीतर, जो मेन परिणामीतर आपका ये वाला मेन परिणामीतर, इसमें कहा की क्या की जाती है? टेपिंग की जाती है। आपसे पेपर में क्वेश्चन इतना सा पूछेगा कि वो टेपिंग कितने पे की जाती है? टीजर ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग की टर्न संख्या, मुख्य ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग की टर्न संख्या के 86.6% के तुल्य होती है। दोनों ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग के बराबर टर्न होते हैं। सर हमें नहीं समझ में आया। कोई एक ऐसा पॉइंट जो सीधा पेपर में पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि टीटी का मतलब कहां प्रयोग किया जाता है? टीटी या फिर क्या नाम है इसका? स्ट्रोक। स्ट्रोक का कहां प्रयोग किया जाता है? तो हम कहेंगे 3 फेज से 2 फेज में बदलने के लिए। सर एक बात क्लियर, ये बात क्लियर हो गई। सर और क्या खास बात है? इसमें 2 सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर प्रयोग किए जाएंगे। सर 2 पॉइंट क्लियर। तीसरी क्या बात है? जो पहला जो ट्रांसफार्मर रहेगा उसको टी से ट्रीजर ट्रांसफार्मर बोला और दूसरा मेन ट्रांसफार्मर। ये छोड़ दीजिए आप बात, प्राथमिक प्रथम ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली दूसरे पहले पे टेपिंग की छोड़ दीजिए। आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कितने परसेंट की तुल्य रहेगी? तो टीजर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न की संख्या मुख्य ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग की संख्या के तुल्य कितनी होती है? 86.6% होती है। यानी कि मेन ट्रांसफार्मर की, इसने क्या बोला है? अगर मेन ट्रांसफार्मर की 100% वाइंडिंग है, 100% वाइंडिंग है तो ट्रीजर ट्रांसफार्मर की कितनी होगी? 86.6% होगी। यानी कि इसने क्या कहा, जो ट्रीजर ट्रांसफार्मर है ना उसकी जो वाइंडिंग रहेगी वो 86.6% ही रहेगी। किसके कंपैरिजन में? मेन ट्रांसफार्मर के कंपैरिजन। ट्रीजर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग की संख्या की जो रहेगी ना वो 86.6 ही रहेगी। किसके कंपैरिजन में? मेन ट्रांसफार्मर की कंपैरिजन में। ट्रीजर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग, कौन से प्राइमरी वाइंडिंग? कौन सी वाइंडिंग? ये प्राइमरी वाइंडिंग की बात हो रही है। किसकी वाइंडिंग हो रही है? प्राइमरी वाइंडिंग की बात हो रही है। और सेकेंडरी वाइंडिंग की संख्या कितनी रहेगी? सेकेंडरी वाइंडिंग की संख्या दोनों में सेम रहेगी। वो कह रहे हैं कि ट्रीजर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग की टर्न की संख्या मुख्य ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग की टर्न की संख्या का कितना रहती है? 86.6%। अब ये जो बात लिख रखे उसको सुन लीजिए। कहा इसने कि टीजर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग की संख्या मुख्य ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग की संख्या के कंपैरिजन में कितनी होती है? 86.6%। यानी कि मेन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग अगर 100% है तो टीजर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग की संख्या कितनी रहेगी? 86.6% रहेगी। कितनी रहेगी? 86.6% रहेगी। और कह रहे हैं कि सेकेंडरी वाइंडिंग की संख्या है, दोनों ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। मुख्य तथा ट्रीजर परिणामीतर की सेकेंडरी वोल्टेज का मान बराबर तथा एक दूसरे से, बाकी सारी चीजें ना सेम रहती है, एक दूसरे से 90 डिग्री पर विस्थापित होता है। बाकी सब चीजें सेम रहती है, बस ध्यान रखेंगे प्राइमरी वाइंडिंग की जो टर्न की संख्या होती है इसके मेन ट्रांसफार्मर की कंपैरिजन में कितनी होती है? 86.6% होती है। और इसी से रिलेटेड यहाँ एक क्वेश्चन और रहता है, स्ट्रोक कनेक्शन में न्यूट्रल टीजर ट्रांसफार्मर में सेंट्रल टेप बिंदु के 1/3, बस ये क्वेश्चन है लास्ट वाला जो आपको ध्यान रखना है। कितने पे किया जाता है? 1/3 ऊंचाई पे किया जाता है, 1/3 ऊंचाई पे किया जाता है। बस ये क्वेश्चन आपको लास्ट में ध्यान रखना है। फिर कहता है पर तथा फेस टर्मिनल के 2/3 पर, फेस टर्मिनल के कितने पर? 2/3 पर किया जाता है। इसको मैं लास्ट में एक बार फिर से याद कराऊंगा तुमको, ठीक है। और जब इसका प्रयोग कहां किया जाता है? 2 फेस ट्रांसफार्मर का, जहां पर आपको बहुत ज्यादा उष्मा की जरूरत हो तब यूज किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाएगा विद्युत भट्टी के प्रचालन में किया जाता है, जहां पर उष्मा की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। उष्मा की बहुत ज्यादा क्या होती है जी? जरूरत होती है। बस लास्ट की 2 मिनट रह गई, इसको एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं। बाकी हमने बहुत अच्छे से कर लिया। इसमें क्योंकि थोड़ी सी कंफ्यूजन ना, ये वाली बात तुमको परेशान की होगी, तो मैंने इसको साइड में कर दिया क्योंकि आज तक ये पूछी नहीं।
जो पूछने वाली बात है उसी पे फोकस करते हैं। पूछने वाली बात क्या है, एक तो टीटी संयोजन को क्या बोल सकते हैं, स्टोक्स संयोजन। इसमें क्या रहता है, इसका प्रयोग हम करते हैं 3 फेज से 2 फेज में। तो 3 फेज से 2 फेज में जाने के लास्ट वाला एक पॉइंट आया, वहां पर आपको बहुत ज्यादा 2 फेज में जाना है, तो आपको बहुत ज्यादा उष्मा की जरूरत है, और उष्मा की जरूरत है तो इस वजह से इसका प्रयोग हम कहां करते हैं, विद्युत भट्टी में करते हैं, क्योंकि विद्युत भट्टी में उष्मा की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ये वाली बात क्लियर हो गई सर। टीटी संयोजन का प्रयोग 3 फेज से 2 फेज में जाना हो, और जहां पर बहुत ज्यादा उष्मा की जरूरत हो तो विद्युत भट्टी में प्रयोग करेंगे, में प्रयोग करेंगे, विद्युत भट्टी में प्रयोग करेंगे। सर टीटी संयोजन है, इसका मतलब इसमें 2 ट्रांसफार्मर रहेंगे, 2 सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर रहेंगे सर, 2 ट्रांसफार्मर रहेंगे, 2 सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर रहेंगे, जिसमें एक आपका टीजर ट्रांसफार्मर और दूसरा आपका मेन ट्रांसफार्मर होगा। एक आपका टीजर ट्रांसफार्मर सर और दूसरा मेन ट्रांसफार्मर होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट मुख्य जो बात थी वो ये थी कि जो आपके प्राइमरी वाइंडिंग की संख्या होगी वो आपके मेन ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग की संख्या का टीजर ट्रांसफार्मर में कितना होगी, 86.6%, 86.6% रहेगी। यानी कि इसमें टीजर वाइंडिंग के, टीजर ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग की संख्या कम होती है। बाकी चीज सारी सेम है, आपको सेकेंडरी वाइंडिंग सेम है, वोल्टेज और फेज डिफरेंस भी आपका सेम रहेगा, ठीक है। आपके लास्ट वाला पॉइंट है, स्टोक कनेक्शन में न्यूट्रल टीजर परिणामित्र के सेंट्रल टेप का 1/3 ऊंचाई पर होता है। यानी कि जो आपका न्यूट्रल किया जाएगा ना, न्यूट्रल पॉइंट रहेगा, वो सेंट्रल टीजर ट्रांसफार्मर के सेंट्रल टेप बिंदु मतलब बीच वाले बिंदु के कितना रहेगा, 1/3 ऊंचाई पे रहेगा, और फेस टर्मिनल के 2/3 पे रहेगा। यानी कि 1/3 1/3 और दूसरा 2/3। लेकिन ध्यान कौन सा रखेंगे, तो आप ध्यान रखेंगे कि जो टीजर ट्रांसफार्मर है उसका तो 1/3, और जो आपका फेज टर्मिनल जो आएगा उसी के ऊपर, क्योंकि एक तो न्यूट्रल टर्मिनल है और एक फेज टर्मिनल है, तो न्यूट्रल टर्मिनल तो रहेगा 1/3 पर, और जो फेज टर्मिनल है वो कहां रहेगा, 2/3 पर। इस बात को थोड़ा सा मैं यहां समझाता हूं तुमको। मान के चलो न्यूट्रल वाइल कहां किया जाता है, अर्थ की तरफ किया जाता है, क्योंकि ये भी तो याद होना चाहिए ना, बिना याद तो फिर कुछ भी समझ में नहीं रहेगा। समझो, ये कोई बाइंडिंग कर रखी है हमने, ये कोई बाइंडिंग है, मैं तुमको याद करवाने का एक तरीका बता रहा हूं बस, ठीक है। ये कोई बाइंडिंग है, आप बताओ न्यूट्रल वायर अर्थ की तरफ किया जाएगा तो ज्यादा, मान लेते हैं कि ये पूरी ऊंचाई आपकी 3 है, ये पूरी ऊंचाई कितनी है, 3 है, आपको 1/3 पे करना है। 1/3 का मतलब यहां से 3 पार्ट में इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो ये पहला पार्ट हो गया, ये पहला पार्ट हो गया भाई, मान लेते हैं ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, और ये ऊपर वाला 3, ये 3 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। 3 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया, 1 2 और 3। न्यूट्रल बिंदु कहां होता है, अर्थ की साइड होता है, न्यूट्रल बिंदु कहां होता है, अर्थ की साइड होता है, तो इसको बोल दिया 1/3 पे होगा, हो जाएगा ध्यान। अच्छा, जो फेज होता है वो कितने पे होगा सर, वो फेज वाला 2/3 पे होगा, बस ये ध्यान रखना। तो क्या बोला है, स्टोक कनेक्शन में न्यूट्रल टीजर परिणामित्र के सेंट्रल टेप बिंदु का 1/3 यानी कि ऊंचाई का 1/3, न्यूट्रल बिंदु, न्यूट्रल मतलब अर्थिंग करना, किसकी तरफ करेंगे, पृथ्वी की तरफ, तो 1/3 पे करेंगे, 1/3 पे करेंगे। बस ये याद कर, मैंने क्या कहा है कि भाई अपने को पेपर में क्वेश्चन करने से मतलब है, तो न्यूट्रल तो किस पे रहेगा, न्यूट्रल रहेगा 1/3 पे। न्यूट्रल कहां रहेगा, धरती की तरफ रहता है न्यूट्रल वायर, तो न्यूट्रल रहेगा 1/3 पर। और आपका फेज, फेज मतलब लाइन को ऊपर की तरफ चलाते हैं, तो फेज रहेगा कितने पर, 2/3 पर, ये रहेगा फेज, ये क्या रहेगा, फेज रहेगा। और किस पे रहेगा, टीजर ट्रांसफार्मर पर। बोला टीजर परिणामित्र के सेंट्रल टेप बिंदु पर 1/3 पे तो न्यूट्रल, और फेज कितने पे रहेगा, फेज टर्मिनल के 2/3 पर इसको शो किया जाएगा। क्लियर है आपका, आपके सारे संयोजन कंप्लीट हुए भाई। एक बार संयोजन वाली वो लिस्ट दिखाता हूं, मैंने कहा था जब क्लास पूरी हो जाएगी ना तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक एक आपके माइंड में सेट होगा। स्टार स्टार में बोलिए, 0 से लेकर 180 उच्च वोल्टेज उच्च पावर। डेल्टा डेल्टा में बोलिए 0 से लेकर 180 लेकिन लो वोल्टेज उच्च पावर। फिर आपके आ जाइए स्टार डेल्टा, सेकेंडरी बाइंडिंग में डेल्टा है, डेल्टा मतलब 100% नहीं 50%। पहले तो स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार में 0 से लेकर 30 तक, लेकिन स्टार डेल्टा, डेल्टा है तो इसका मतलब आपका क्या करेंगे, स्टेप डाउन। डेल्टा स्टार, स्टार है 100% परिपूर्ण है, इसका मतलब स्टेप अप, स्टेप अप। फिर हमने देखा इंटरस्टार, इंटरस्टार में मतलब 15.5% एक्स्ट्रा बाइंडिंग। इंटरस्टार की बाइंडिंग किस में होगी, सेकेंडरी की तरफ होगी। और आपके कहां प्रयोग करेंगे, रेतीले में, दोनों को कहां करेंगे, रेतीले भाग में जहां पर अर्थिंग करना मुश्किल हो। 15.5% एक्स्ट्रा बाइंडिंग, और आपका इंटरस्टार वाली किस पे होगी, सेकेंडरी साइड।
वीवी संयोजन, डेल्टा वाले एक फेज को हटा दिया जाए तो वीवी संयोजन किया जाता है, लेकिन क्षमता उतनी नहीं रहेगी, 57.7% रह जाएगी और उसको हम 86.6% तक ही प्रयोग में ला जा सकते हैं, पूरे दिन उसे काम नहीं कर सकते। फिर हमने देखा डेल्टा संयोजन, टर्सियर वाइंडिंग। टर्सियर वाइंडिंग, दो इंटरस्टार के बीच में न्यूट्रल पॉइंट अगर हिल रहा हो तो उसके बीच में एक डेल्टा डाल देते हैं ताकि एक्स्ट्रा लोड किया जा सके। तो वो कौन सा हो गया? डेल्टा। डेल्टा संयोजित कर रहे हैं, लगा रहे हैं बीच में और टर्सियर वाइंडिंग बना रहे हैं। फिर आ गया स्टोक या टीटी संयोजन। टीटी संयोजन मतलब जब आपको 3 फेज से 2 फेज में जाना हो, 2 फेज में जाते तो उसमें ज्यादा तो भट्टी में प्रयोग करेंगे। फिर आपने देखा कि इसमें दो ट्रांसफॉर्मर सिंगल फेज के, एक टर्सियर और एक मेन, एक टर्सियर और एक मेन का प्रयोग किया जाता है। और इसमें हमने देखा कि जो वाइंडिंग आपकी होती है वो टर्सियर ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग कौन सी? प्राइमरी वाइंडिंग। मेन ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग का 86.6, ये 86.6 ना 2 बार आया है, ध्यान रख देना। फिर से बोल रहा हूं, टर्सियर ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग मेन ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग का 86.6% है। फिर हमने इसमें दो पॉइंट देखे थे, एक न्यूट्रल और एक फेज। तो टैपिंग करनी है, टैपिंग मतलब कहां हम इसका प्रयोग करें, तो हमने बोला न्यूट्रल वायर की टर्सियर ट्रांसफॉर्मर पर टैपिंग जो होगी वो 1/3 पर, न्यूट्रल को नीचे की तरफ कम हाइट पे तो 1/3 पर, और फेज की जो टैपिंग है वो 2/3 पे की जाएगी। मेरे ख्याल से आपके माइंड में अच्छे से सेट हो गया होगा, संयोजन अपना पूर्ण हुआ, होप सो। अब एक बार इसको आप रिवाइज कर लेंगे। और जो मैंने आपको बताए थे ना कि स्टार में फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के √3 से डिवाइड करने से आता है, और लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज को √3 से मल्टीप्लाई करने पे आता है, और डेल्टा में सब कुछ वोल्टेज में कोई अंतर नहीं होता। होप सो आपने क्लास को एंजॉय भी किया होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग।